रहमान रहीम। सर जी, आज हमने रिस्क वाला एरिया शुरू करना है। रिस्क की वेटेज 20 to 30% है, लेकिन अगर आपके पेपर को देखें तो वो 25 प्लस मार्क्स की टेस्टिंग इस एरिया में से कर रहा है। अच्छा, ये मेरे मुताबिक आपके जितनी भी टेस्टिंग होनी है, सबसे ज्यादा एप्लीकेशन बेस्ड एरिया ये, सबसे ज्यादा सिनेरियो। मॉडल पेपर में भी उसने सिनेरियो दिया, पिछले अटेम्प्ट में भी सिनेरियो दिया, और ऐसा सिनेरियो है जो सिर्फ अगर एक बच्चे ने रिस्क को पूरा रट्टा लगा लिया है तो वो भी फारिग। यानी मेरे मुताबिक सिस्टम में अगर उसने रट्टा लगा लिया ना तो कुछ ना कुछ कर ही आएगा, 10 में से 6 नंबर ले लेगा। लेकिन रिस्क में अगर उसने सिर्फ रट्टा लगाया ना तो वो 10 में से 5 नहीं ले पाएगा। यानी उस सवाल में पासिंग मार्क्स नहीं आ सकते प्योर रट्टे की बेस पर। तो बच्चों, इस चीज को आपको अपने ज़हन में रखना है। मैं भी इसको एक डिफरेंट तरीके से आपको आज पढ़ाने लगा हूं। एक ऑर्थोडॉक्स तरीका है, चैप्टर 14 शुरू किया, 14 खत्म किया। मैं 14 के बाद 17 कराता हूँ, 17 के बाद 16, 16 के बाद 15 कराता हूँ। मेरी अप्रोच किया, पिछली बार ही मैंने सिलेबस देख के इसको इस तरतीब में कर लिया था। और अभी भी जो आज के हमारा स्केड्यूल है उसके प्लान में चैप्टर 14 और 17 है। बुनियादी तौर पे 14 और 17 चैप्टर में ही रिस्क की मेजर बात है। मैं ना इसको 2 हिस्सों में तोड़ के कराता हूं। एक बार मैं सिर्फ रिस्क कराऊंगा और कल के दिन में रिस्क से रिलेटेड कंट्रोल्स की बात होगी, क्योंकि चैप्टर नंबर 16 प्योरली कंट्रोल्स का है और 15 में भी अक्सर बात कंट्रोल की है, तो कंट्रोल की बात उसके साथ भी की जाएगी। सो टेक्निकली आज मैं रिस्क का सारा एरिया कराऊंगा, चैप्टर 14 भी, चैप्टर 17 भी और चैप्टर 15 का कुछ पोर्शन भी। और एक ही गो में देखेंगे कि यार सारे रिस्क हैं कौन कौन से। एक बार सरा, क्योंकि उसने सवाल पता क्या देना है, सिनेरियो बना के सवाल देना है, रिस्क आइडेंटिफाई करो। उसने कोई ये थोड़ी लिखना कि 14 चैप्टर या 13 चैप्टर या 17 चैप्टर है। तो सर रिस्क किस किस तरह के हैं उसकी पहचान होनी चाहिए, ताकि आप उसे आइडेंटिफाई करें, उसको समझें, और फिर उसके बाद हम उसको ये कल बताएंगे कि भाई ये रिस्क होगा तो कंट्रोल क्या होगा, ये रिस्क होगा तो कंट्रोल क्या होगा, उसकी बात करेंगे। सर समझ रहे हैं? इस तरह ही पेपर में सवाल है, इस तरह ही आना है, और इस तरह ही बाकी बॉडीज में भी आता है। सिनेरियो, आइडेंटिफाई रिस्क। डन हो गया सर जी? शुरू करें आज का काम। आज का लेक्चर बहुत ज्यादा, पिछले 2 लेक्चर्स बुकिश ज्यादा थे, आज के लेक्चर में ज्यादा समझने वाली बातें हैं, वो समझनी आपने मेरे साथ। डन सर जी? शुरू करें सर। और डेटा, ये 2 पोर्शन बंदे ने पक्के किए हुए हो ना तो बंदे का पेपर पास हो जाता है और बहुत करीब आता है। यानी आप देखें ना, अगर आप आउट ऑफ 17 4 और 6 10 चैप्टर करें और आपको पता हो कि यार ये 10 चैप्टर से मैं कंफर्म पास हो जाऊंगा, तो वो एक ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। हम सबसे पहले चलते हैं, रिस्क क्या होता है मेरे साथ। आज काम ज्यादा बोर्ड का है। रिस्क क्या होता है? आम अल्फाज में कहूं तो व्हाट मे गो रॉन्ग, क्या खराबी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आप बाइक से बैठ के अपने घर से यहां तक आए, रिस्क क्या हो सकता है? खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो सकता है, टायर पंक्चर हो सकता है, शाबाश। और क्या रिस्क हो सकता है? चलान हो सकता है, यस। पेट्रोल खत्म हो सकता है, बिल्कुल सही। अब बाइक चला रहे हैं तो चोरी तो नहीं ना हो सकता, डाका जरूर कह सकते हैं, आपके को बंदा सर पे गन रख के बाइक ले जाए, लेकिन इतनी भी बात नहीं कि आप बाइक चला रहे हो और मुझे पता नहीं चला चोरी हो गई, ये तो नहीं हो सकता जी सर। यानी कोई भी चीज ऐसी जो खराबी कर दे, ये रिस्क। अच्छा, ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है रिस्क, व्हाट मे गो रॉन्ग। अब इसके जवाब में कुछ कंट्रोल्स भी होते हैं। एक्सीडेंट भाई ने कहा, इसका जवाब यह कि हम स्पीड स्लो रखें। चलान एक भाई ने कहा, इसका जवाब है कि हम
रेड लाइट पे रुके, हेलमेट पहन के रखें। एक भाई ने कहा पंक्चर हो जाएगी। जो रोड खराब है उस रोड को अक्सर हम अवॉइड करते हैं इसी चक्कर में कि यार कितने मोटरसाइकिल ही ना पंक्चर हो जाए। लंबी तरफ से आ जाएंगे, कम से कम जलालत नहीं होगी पंक्चर होने पे, पैसे भी जाया होंगे और टाइम भी वेस्ट होगा। और पेट्रोल, सर जी आप घर से निकलते हैं तो अक्सर टैंकी ला के देख लेते हैं, वो असल में ये कंट्रोल ही है ना कि एक बार देख लें कितना पेट्रोल है, हमने कितना सफर करना है और क्या इसके लिए काफी है। जी सर, आपके ये जितने सारे काम किए जा रहे हैं ताकि रिस्क अवॉइड हो सके या रिस्क को मिटिगेट किया जा सके, इसको कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क को मैनेज करना। तो ये बुनियादी तौर पे हमारा एक एरिया होता है कि यार एक रिस्क है और फिर उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट है। हम सबसे पहले ये बात की कि रिस्क क्या है। अब जरा हम असल में जो ये पढ़ रहे हैं ना, ये आईटी रिस्क पढ़ रहे हैं, जनरल रिस्क नहीं पढ़ रहे। ठीक हो गया। तो जब हम आईटी रिस्क पढ़ते हैं तो हम कहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्या रिस्क है। सर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्या रिस्क है। असल बात यह है कि मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि पुराने दौरों में ना बैंक होते थे, बैंक में जनाब जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं, 6-8 सिक्योरिटी गार्ड है, गन हाथ में पकड़ी हुई है और खौफ ही होता था कि कोई डाकू आके बैंक के अंदर से पैसा ना ले जाए। उस वक्त वो रिस्क था और उसके हवाले से कंट्रोल से। सर अब सारा काम तो चला गया ऑनलाइन, रिस्क भी तो ऑनलाइन ही चला गया। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है। जब सारा ऑपरेशंस ऑनलाइन की तरफ मूव कर जाएंगे तो रिस्क भी ऑनलाइन की तरफ मूव कर जाएंगे। वो लोग जो डाके डालते थे बैंकों में, आज वो भी बैंक में डाके नहीं डालते, आज वो भी बैठ के सोचते हैं कि किस तरह किसी करोड़पति बंदे का क्रेडिट कार्ड और पासवर्ड मिले, हम वहां से ट्रांजैक्शन करें। तो यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है। जब माल ही ऑनलाइन पे शिफ्ट हो गया है तो फिर चोर भी ऑनलाइन पे शिफ्ट हो गया ना, और सिक्योरिटी भी फिर हमें ऑनलाइन वाली चाहिए। और मेरा पॉइंट समझ आ रहा है। सर जी मैंने ये बैंकिंग ऐप जो है, आज का बैंक के लिए सबसे बड़ा रिस्क ये नहीं है, बैंक के लिए सबसे बड़ा रिस्क ये नहीं है कि कैश बैंक के अंदर से चोरी हो जाएगा। आज बैंक के लिए सबसे बड़ा रिस्क ये है कि बैंकिंग ऐप नहीं चलेगी, किसी बंदे की अकाउंट से पैसे निकल जाएंगे, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होगी जो वो बंदा कहेगा भाई मैंने की ही नहीं। आज सबसे बड़ा रिस्क ये है कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ऐसी हो जाए जो उस बंदे ने कमेटी ना की हो, बैंकिंग ऐप ही ना चले, सिस्टम डाउन हो जाए। आज रिस्क इस नौयत के हैं। तो ये वाले रिस्क आईटी रिस्क है। आप लोग क्लासेस यहाँ पर बैठे हुए हैं, बहुत से बच्चों ने पोर्टल्स भी लिए होंगे। सर जी ये इस बात हम लोग पढ़ा रहे हैं इसी कैंपस में। जब एकदम बच्चों का रश उस वक्त फिजिकल टाइम था, बच्चों का रश आया, यकीन करें 2 कूलर हमने बड़े बड़े रखे हुए थे और उस कूलर में बच्चे जब जाते थे शिकायत करते थे पानी ठंडा ही नहीं होता। हमने कहा यार पता नहीं क्या वजह है, या मशीन खराब हो गई है। फिर बाद में बंदे को बुलाया तो उससे कहा सर जी इतने बच्चे पानी पी रहे हैं कि उस मशीन को पानी ठंडा करने का टाइम ही नहीं मिल रहा। बाहर 2 बंदे पार्किंग के लिए, 2 बंदे सिक्योरिटी गार्ड। सर आज ट्रेंड बदल गया, आज एक सिक्योरिटी गार्ड भी काफी है, बल्कि वो भी फारग ही बैठे रहते हैं। आज चीजें ऑनलाइन की तरफ आ गई। तो जब
पहले दौरों में दो दो लोग होते थे, हर क्लास के बाहर खड़े होते जी अपना कार्ड चेक कराओ फिर अंदर आना, अपना कार्ड चेक कराओ फिर अंदर आना। आज हमारे लिए चैलेंज ये नहीं है कि कोई बच्चा ऐसा होगा जो क्लास के अंदर घुस जाएगा कार्ड दिखाए बगैर। आज चैलेंज ये कि कोई बंदा हमारे पोर्टल को एक्सेस कर लेगा बगैर एनरोल किए। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? तो बात जहां से मैंने शुरू करनी है वो ये है कि भैया आईटी रिस्क है। आज चूंकि ऑपरेशंस ऑनलाइन ट्रांसफर हो गए तो रिस्क भी ऑनलाइन की तरफ ही आ गया। अभी पिछले दिनों पता चला कि कुछ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो टीचर्स के लेक्चर्स चोरी करके बेच रहे हैं। बड़ी अजीब सी फिगर पता चली कि तकरीबन शायद 3 या 4 हजार पेपर्स उन्होंने चोरी करके टीचर्स के बेचे। अब रिस्क ये है कि यार हम इस चोर को पकड़े। पुराने दौर में रिस्क ये होता था कि यार वो प्रोजेक्टर लगा हुआ है, को प्रोजेक्टर ना ले जाए, या को क्लास में चुप करके बैठते आ रहा है, उसने रोल नहीं कराया, वो क्लास लेके जा रहा है। वो वाले रिस्क से चूंकि बच्चे अब बहुत ज्यादा ऑनलाइन शिफ्ट हो गए तो रिस्क भी ऑनलाइन वाले, रिस्क भी आईटी रिलेटेड। तो भैया आईटी रिस्क की बेस समझ आइए कि क्या है। मेरा टारगेट है कि यार मैं आपको आज बेस सारी बड़ी डिटेल से बता दूं कि यार असल में आईटी रिस्क क्या है। सर जी आप देखिए, आपने ऑनलाइन एनरोलमेंट कराई, पैसे भेज दिए, लॉगिन आईडी पासवर्ड डालते हैं, वीडियो चलाते हैं, वीडियो नहीं चलती, 2 दिन नहीं चल रही, 4 दिन नहीं चल रही। सर आपकी बर्दाश्त की हद है। आप कहेंगे यार ये क्या बकवास है, मैंने पैसे दिए, मेरी वीडियो चलनी चाहिए। वो मेरा पॉइंट समझ आया? आज रिस्क ये है, अगर बिजनेस ये रिस्क फेस कर रहा है, अगर आईटी रिस्क होंगे तो उसकी वजह से आपके पैसे का नुकसान होगा, रेपुटेशन का नुकसान होगा, ऑपरेशन डिसरप्ट हो जाएंगे, रुकावट आ जाएगी ऑपरेशन में, स्मूथली ऑपरेशन नहीं चल पाएंगे। सर आईटी रिलेटेड मसाइल है। सर जी इसके अलावा चूंकि बिजनेस बहुत ज्यादा आईटी पर डिपेंडेंट है, इस वजह से रिस्क भी बहुत ज्यादा आईटी रिलेटेड है। और अभी जो नए रिस्क अराइज हो रहे हैं वो ज्यादातर आईटी रिलेटेड ही रिस्क अराइज हो रहे हैं, और आईटी रिलेटेड रिस्क की वजह से ऑपरेशन इंटरप्ट हो जाते हैं, आपका सेंसिटिव डाटा एक्सपोज हो जाता है, आपका कॉन्फिडेंशियल डाटा एक्सपोज हो जाता है, और लोगों का एतमाद आपसे हट जाता है। सर जी आप सोचे ना कि आपका एक दोस्त है, वो आपको कहता है यार मुझे 50,000 रुपया चाहिए। आप कहते हो अल्लाह की कसम मेरे पास पैसे ही नहीं है। 5 मिनट बाद वो कहता है इस वक्त की तेरी बैंक स्टेटमेंट ये है, तेरे पास 1,75,000 रुपये तेरे अकाउंट में पड़ा हुआ। अब आप क्या करेंगे? रंग तो आपका लाल हो जाएगा, लेकिन आपको असल बात चलेगा यार मेरी स्टेटमेंट क्यों किसी दूसरे तक पहुंच गई। होगा ना सर? आप बैंक के पास जाते हैं, बैंक को कहते हैं कि सर ये क्या तरीका है, ये मेरी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, कोई दूसरे तक कैसे पहुंच सकती। तो सर आपकी इंफॉर्मेशन क्या हो गई है, लीक हो गई है, कोई दूसरा बंदा आपका डाटा एक्सेस कर पा रहा है, आप ऐसे बैंक में अकाउंट ही नहीं खुलाएंगे। और सर मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? आप ऐसे बैंक में अकाउंट ही नहीं खुलाएंगे। सर आपको रिस्क को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। फिर उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट क्या है? रिस्क मैनेजमेंट में 4 चीजें हैं, रिस्क आइडेंटिफिकेशन, रिस्क असेसमेंट, रिस्क मिटिगेशन और रिस्क मॉनिटरिंग एंड रिव्यू। जरा इसकी तरफ चलते हैं, रिस्क मैनेजमेंट की तरफ। सर जी रिस्क क्या है एक बात कर ली, आईटी रिस्क क्या है दूसरी बात कर ली, तीसरी बात क्या है? रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट में उसने कहा सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करें ये रिस्क है भी या नहीं है। अभी भाई ने कहा मैं बाइक चला रहा हूं तो बाइक चोरी ना हो जाए, मैं कहा नहीं भाई ये रॉन्ग नंबर है, ये रिस्क हो ही नहीं सकता।
तो सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना होता है क्या ये रिस्क है भी या नहीं है। कुछ रिस्क ऐसे हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, आपको उन्हें नोट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि यार ये रिस्क है, इसके बारे में कुछ करना चाहिए। आप फिजिकल रिस्क से समझाता हूं। सर हमारी पीछे वाली दीवार, बाउंड्री जो वॉल है वो टूटी हुई है और हमें ये लगता है कि वहां से कोई बंदा टाप के आ जाए और हमारी एलसीडी रात को उतार के ले जाए तो हमें पता भी नहीं चले। हम बैठ कर सोचते हैं कि क्या रिस्क हो सकते हैं। दूसरा, हमने कहा कि हमने बच्चे को अलाउ किया है कि एक फीस में आपको 2 डिवाइसेस पर अपनी जो है ना लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालकर आप यूज कर सकते हैं। देयर इज अ रिस्क कि 2 बच्चे इसको शेयर कर लें। सर पॉइंट ये है, रिस्क आइडेंटिफाई करेंगे क्या रिस्क एग्जिस्ट करता है। इस बात का रिस्क कि वो बच्चा जिसने ऑनलाइन पोर्टल लिया वो फिजिकली आके क्लास ले लेगा, नहीं एग्जिस्ट करता, क्योंकि फिजिकली तो जो बच्चा आएगा उसके पास कार्ड मौजूद होगा, वो कार्ड के बगैर अंदर नहीं आ सकेगा। लेकिन इस बात का रिस्क एग्जिस्ट करता है कि हम जिसको ऑनलाइन पोर्टल देंगे वो क्या कर लेगा, वो 2 लोग शेयर कर लेंगे, जो नहीं होना चाहिए। सो ये रिस्क एग्जिस्ट करता है। तो आप आइडेंटिफाई करते हैं कौन कौन से रिस्क हो सकते हैं। जैसे मैंने भी आपके साथ बैठा कि आप घर से इधर आ रहे हैं, बातचीत की और आपने फौरन बताया जी पंक्चर हो सकता है, फलां हो सकता है, फलां हो सकता है, ये सारे रिस्क हैं। यस, ये रिस्क एग्जिस्ट करते हैं। इसी तरह इदारा बैठता है, वर्कशॉप्स होती हैं, वो आइडेंटिफाई करते हैं कि यार किस किस जगह पे कौन कौन सा रिस्क हो सकता है, कौन सा हमारा सेंसिटिव डाटा है जो लीक हो सकता है। सर फिर उसके बाद वो बाकायदा मॉडलिंग करते हैं। मॉडलिंग का मतलब ये होता है कि वो प्लान करते हैं कि यार कोई चोर कैसे सोचेगा, किस तरह से आएगा, किस तरह से हमारे सिस्टम पे अटैक किया जा सकता है। हम फॉर एग्जांपल इस जो बंदा इस गेट से आ रहा है उसके हवाले से तो ताला लगा रहे हैं, लेकिन ये सोच नहीं रहे कि कोई बंदा दूसरी साइड से ना आ जाए, छत के रास्ते से ना आ जाए। तो रिस्क मॉडलिंग में देखा जाता है किस किस तरीके इमेजिन किया जाता है कि हैकर या अटैकर किस तरह से हमारे सिस्टम को पेनिट्रेट कर सकते हैं। सर 7 पैक वालों के चोरी हुई है खुदा ना खास्ता, तो हम उसको देखेंगे यार उनके क्या बना है और हम अपने आप को उसके मुताबिक सिक्योर करेंगे। पिछले साल यहां पर चोरी हुई थी, हम उसके मुताबिक अपने आप को अपडेट करेंगे। सर पास्ट इंसिडेंट अगर कुछ हो चुका है, कंपेटिटर में कुछ हो रहा है या अपकमिंग ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, हमें उसके मुताबिक अपने आप को देखना होता है कि हम किस पॉइंट पर खड़े हैं और रिस्क को आइडेंटिफाई करना है। याद रखिएगा पहले तो निशानदेही होएगी, ये मसला है, तो ही उसके बाद उसका को हल निकालेंगे ना। तो स्टेप नंबर 1 क्या है, रिस्क को आइडेंटिफाई करना। स्टेप नंबर 2 यह रिस्क को असेस करना। रिस्क को असेस करने का मतलब है रिस्क को देखना, रिस्क को इवेल्युएट करना। अच्छा वो कहते हैं उसमें क्या चीज है, सबसे पहले ये देखें कि अगर ये काम हो गया तो इससे नुकसान कितना होगा। मोटरसाइकिल पंक्चर हो सकती है, भाई ने कहा ये रिस्क है, तो इसके 2 पहलू हैं। मोटरसाइकिल पंक्चर हो जाए तो कितने का नुकसान होगा और मोटरसाइकिल पंक्चर होने के चांसेस कितने ज्यादा हैं। यार ये 2 पहलू है ना। इस मोटरसाइकिल पंक्चर हो जाएगी तो कितने का नुकसान होगा, इसको कहते हैं इंपैक्ट एनालिसिस। मोटरसाइकिल पंक्चर हो सकती है, कितने चांसेस हैं, इसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी असेसमेंट। यानी एक तरफ आप इंपैक्ट देखेंगे कि नुकसान कितना होगा, दूसरी तरफ आप प्रोबेबिलिटी देखेंगे कि चांस कितना है कि यह नुकसान हो जाए। सर जी बाजों का ना इंपैक्ट बहुत ग्रैंड होता है और बाजों का चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो आपको ये दोनों चीजों को देखना होता है। वो कहता है आपको इंपैक्ट भी देखना है और दूसरी तरफ प्रोबेबिलिटी भी देखनी है।
अगर इंपैक्ट है हाई, ज्यादा नुकसान होगा और प्रोबेबिलिटी भी हाई है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? इमीडिएट एक्शन लेना पड़ेगा। अगर इंपैक्ट हाई है लेकिन चांसेस कम है, लो है, इसको कहते हैं मीडियम नौयत का रिस्क है। अगर इंपैक्ट लो है लेकिन चांसेस हाई है तो भी ये मीडियम नेचर का है। और अगर इंपैक्ट भी कम है और चांसेस भी कम है तो ये लो रिस्क है। सर वो कहता है भाई मीडियम को आप कंसिडर करते हैं कि इसको जो हाई लेवल का रिस्क होता है उस पर इमीडिएट एक्शन होता है, हाई लेवल के रिस्क पर इमीडिएट एक्शन होता है, अर्जेंट एक्शन होता है। लो लेवल के रिस्क पर उसकी प्रायोरिटी होती है कि बाद में देख लेंगे, कल देख लेंगे, लेट्स से। लेकिन जो मीडियम लेवल का होता है उसको देखा जाता है, उस पर उसको कंसिडर किया जाता है, उसको डिस्कशन किया जाता है कि इसका क्या करना है। सर रिसोर्सेज कितने यूज होंगे? मिसाल के तौर पे आपको लगता है कि यार ये गेट के बाहर ना हमारा बोर्ड पड़ा हुआ है, ये कुछ चुरा के ना ले जाए। एक अगर गार्ड खड़ा कर दे ना वहां पे तो हमारा कोई बोर्ड नहीं चुराएगा। बोर्ड की कीमत 15,000 है और गार्ड की महीने की तनख्वाह 30,000 है, तो फिर हम क्या करेंगे? हम गार्ड नहीं खड़ेंगे, हम कहेंगे अल्लाह के वाले। ऐसे ही करते हैं ना सर। सर बुनियादी तौर पे क्या है कि भाई नुकसान अगर कम होना है, नुकसान कम होने के चांसेस हैं, तो बाजू का हम इसको लेट गो कर देते हैं, जाने देते हैं। मीडियम, जो मीडियम और लो रिस्क है ना, बाज़ात इसको मॉनिटर किया जाता है और बाज़ात इस रिस्क को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। सर जी आप लोग एसबीआई आए हैं, बाहर बाइक खड़ी है, आपको पता है कि हमारा सिक्योरिटी गार्ड बाहर है, लेकिन इसकी ड्यूटी जो है वो रात 12 बजे तक है। आपने अपने दोस्त के साथ कहीं जाना था और आपको पता था मैं रात 2 बजे आऊंगा और 12 बजे तक इसकी ड्यूटी है, तो 2 घंटे तक मैं क्या करूंगा? आपने कहा अल्लाह के हवाले। ये जब आप कहते हैं ना अल्लाह के हवाले, इसका मतलब है आप रिस्क को एक्सेप्ट कर रहे हैं, रिस्क को एक्सेप्ट करें। अक्सर ऐसे होता है, आप जाते हैं दुकान पे, कहीं किसी जगह पे बाइक बाहर खड़ी कर देते हैं, आपको पता है लाहौर में बहुत ज्यादा बाइक चोरी हो रही हैं, लेकिन आप वो वाला रिस्क एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि आप बाइक पर पीछे साथ बाइक के सिक्योरिटी गार्ड को तो नहीं बिठा सकते। सर मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? तो आप रिस्क को बाज़ात एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। सर अच्छा जी, अब जो अगली बात है वो रिस्क को ट्रीटमेंट की है। वो कहते हैं 4 तरह का रिस्क का ट्रीटमेंट होता है। आपने आइडेंटिफाई किया, आपने रिस्क को असेस किया, उसका इंपैक्ट भी देखा, उसकी प्रोबेबिलिटी भी देखी। इसके नतीजे में आप देखोगे रिस्क एपिटाइट क्या है। रिस्क एपिटाइट का क्या मतलब है? आप कितना नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं। सर मुख्तलिफ इदारों की ना रिस्क एपिटाइट मुख्तलिफ होती है। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, बड़ी मामूली सी मिसाल है कि आप अक्सर जाते हैं तो आप देखते हैं तराजू पे जब कोई बंदा वजन कर रहा होता है ना, तो वो 1 किलो 20 ग्राम 25 ग्राम 30 ग्राम होता है, तो कहते हैं हाँ बस ठीक है, तोल देता है। उसे भी पता चल रहा होता है 40-50 ग्राम में ऊपर दे रहा हूँ, लेकिन वो कहता है ठीक है जाने दो, क्योंकि उसके लिए उतनी अमाउंट टॉलरेबल होती है, काबिल बर्दाश्त होती है। इसलिए एक इदारा जब 100 करोड़ कमा रहा होता है ना साल का, तो 1 करोड़ का रिस्क ले लेते हैं, वो खैर है कोई बात नहीं, अगर इतने तक का नुकसान हो जाए तो हम बर्दाश्त कर लेंगे। इसको बोलते हैं रिस्क एपिटाइट। एक बंदा है वो कहता है यार 100 रुपए इन्वेस्ट करने, क्या पता 200 हो जाए, क्या पता 100 का 100 जाया हो जाए। और एक बंदा कहता है 100 रुपए इन्वेस्ट करने, 100 के बदले 10 मिलेंगे। अब आपका मिजाज है, आप कैसे खेलना चाहते हैं।
कुछ लोग होते कहते 100 के साथ 200 मिलेगा, लगा दे देखी जाएगी। और कुछ बच्चे कहते हैं भाई मुझे 200 नहीं चाहिए, मुझे अपने 100 से बड़ा प्यार है, तो मैं 100 के साथ 10 मिलेगा ये कबूल कर लेता हूँ। वो मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ये बेसिकली होती है रिस्क एपिटाइट। कितने जो बंदा 100 के साथ यहाँ 100 चला जाएगा, यहाँ 200 100 आ जाएगा, जो इसको प्रेफर करेगा, मतलब उसकी रिस्क एपिटाइट ज्यादा है। इसी तरह ही इदारों के अंदर भी रिस्क एपिटाइट होती है, कितना रिस्क कितना नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं। अगर उसने आपकी किताब में एग्जांपल दी हुई कि अगर एक कंपनी कहती है कि रिस्क एपिटाइट 10 मिलियन की है और वो कहते हैं जी अगर हमने सारी वर्किंग की पता चला कि नुकसान हो गया तो 8 मिलियन का लॉस होगा, तो वो कहते हैं ठीक है इदारा बर्दाश्त कर लेगा। और वो कहते हैं अगर नुकसान हो गया तो 25 मिलियन का लॉस होगा, तो फिर वो कहते हैं नहीं, अब हम रिस्क एपिटाइट हमारी क्या है, हमारी रिस्क की बर्दाश्त से अगले लेवल पर है, तो हम क्या करेंगे, इसको ट्रीट करेंगे। ट्रीट करने के दो तरीके, ट्रीट करने के सॉरी 3 तरीके हैं। पहला तरीका रिस्क को मिटिगेट कर दो। मिटिगेट करने का क्या मतलब है, रिस्क को कम कर दो। ये जब आप हेलमेट पहनते हैं ना, तो अल्लाह माफ करे हेलमेट से ये नहीं होता कि अब आपका एक्सीडेंट नहीं हो सकता। हेलमेट से कि खुदा न खास्ता अगर हादसा हो गया तो हेलमेट आपको कुछ बचा लेगा, ज्यादा चोट नहीं लगेगी। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? यहां पर रिस्क मिटिगेट होता। अच्छा, मैं अक्सर ये बात सुनाता हूँ कि मेरे अब्बू ने मुझे बाइक लेके दी, को 2 महीने बाद जा रहे थे, तो रास्ते में आते हुए उन्होंने एक मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट अपनी आंखों से देखा, तो वो बच्चा वहीं भी मौके पे फौत हो गई। घर आए, घर आके उन्होंने कहा कि ये बाइक यहीं पे खड़ी कर दो, चाबी उसकी मुझसे ले ली और अगले दिन वो बाइक बेच दी। कहते मैंने बाइक चलाने ही नहीं देनी, बस पे जाओ, हम बाइक नहीं चलाएंगे। अच्छा, ये जो उन्होंने बाइक बेच दी है, तो बाइक एक्सीडेंट का रिस्क अब बाकी रह गया, अवॉइड हो गया। भाई जब बाइक ही बिक गई तो बाइक पे तो एक्सीडेंट नहीं हो सकता भाई, बस पे तो गिर सकता हूं लेकिन बाइक का एक्सीडेंट नहीं हो सकता। बाजों का हम ऐसा काम करते हैं जिससे वो रिस्क अवॉइड हो जाता है। खैर कुछ अर्से बाद उन्होंने गाड़ी ले दी और गाड़ी को इंश्योर करा दिया। अब अगर गाड़ी लगेगी, गाड़ी का नुकसान होगा, तो नुकसान कौन भरेगा, इंश्योरेंस वाले भरेंगे। तो इसको कहते हैं रिस्क को ट्रांसफर कर देना। हेलमेट रिस्क को रिड्यूस कर रहा है, बाइक ना चलाना रिस्क को अवॉइड कर रहा है, और इंश्योरेंस कराना रिस्क को। तो क्या ये सारी बातें समझ आ रही हैं? दिस इज रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क का जवाब कैसे देना है? सर अगर रिस्क आपकी बर्दाश्त के अंदर है तो बर्दाश्त करो, अगर रिस्क ज्यादा है आपकी बर्दाश्त से तो रिड्यूस भी किया जा सकता है, अवॉइड भी किया जा सकता है। और यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? इसको कहते हैं रिस्क मिटिगेशन एंड रिस्पॉन्स स्ट्रेटजी। सर अच्छा, अब जरा हम आईटी की बात की तरफ आ जाते हैं और ये बात करते हैं कि जनाब रिस्क मिटिगेशन में कौन कौन सी चीजें हैं। उसने कहा रिस्क मिटिगेशन में है पैच एंड सिस्टम अपडेट। पैच एंड सिस्टम अपडेट, आप सिस्टम को पैच करें और अपडेट करें। अब सवाल ये पैदा होता है कि पैच का क्या मतलब होता है? सर पैच का मतलब होता है सिस्टम को, सिस्टम में जो कमी है ना उसको पूरा करना। मिसाल ले लीजिए, आपने अक्सर देखा होगा कि रोड पे अक्सर खड्डे होते हैं, तो एक गाड़ी आती है, वो उस खड्डे के अंदर मसाला डाल के उसको लेवल पे कर देती है। सर इसको पैच लगाना बोलते हैं। इसी तरह सॉफ्टवेयर में भी ना बाज़-औक़ात कुछ कमियां होती हैं और डेवलपर उस कमी को पूरा कर देता है, जो कमी होती है उसको क्लियर कर देता है, उसको बराबर कर देता है, उसको स्मूथ कर देता है, उसको पैच बोलते हैं। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? सर ये एक स्ट्रेटजी है।
रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटजीज में काफी चीजें हैं। मेरे ज़हन में सिर्फ ये बात आया कि ये कंट्रोल से रिलेटेड बात है, तो मैं इसको रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटजी नोट कर लें। ये मैं कल इसको कवर करा रहा हूँ। मुझे ना अभी काफ़ी ज़्यादा रिस्क पर बात करनी है, रिस्क कितनी तरह के हैं इसके बारे में भी बात करनी है। सर, मैंने आपको रिस्क आइडेंटिफिकेशन बताया, रिस्क असेसमेंट बताया, रिस्क मिटिगेशन बताया, रिस्क मॉनिटरिंग एक अगली चीज़ है। रिस्क मॉनिटरिंग क्या होता है? सर, कुछ टूल्स हैं जिनके जरिए रिस्क को मॉनिटर किया जाता है। उसमें एक सिस्टम इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट है, एक ऑडिट एंड असेसमेंट है और एक रियल टाइम मॉनिटरिंग है। ये 3 तरीके हैं जिनके जरिए रिस्क को मॉनिटर किया जाता है। रिस्क को मॉनिटर किया जाता है। सर, मैं ना रिस्क की टाइप पर जाना चाह रहा हूँ स्ट्रेट अवे। उसकी वजह ये है कि ये हमारी मेन बात है। रिस्क कितनी तरह का होता है? रिस्क कितनी तरह का होता है? सर, ये 6 तरह आपके सामने लिखी हुई है। अगर फिजिकल रिस्क, कोई बंदा एसबीआई के सर्वर रूम में आके सर्वर को तोड़ दे, ड्राइव चोरी करके ले जाए, ये फिजिकल रिस्क है। डिजिटल रिस्क, कोई बंदा अटैक करे सिस्टम के ऊपर, हैक कर दे, सर ये डिजिटल रिस्क है। सर, पोर्टल नहीं चल रहा, चूंकि किसी अटैकर ने पोर्टल को क्या कर लिया है? कंट्रोल कर लिया, ये डिजिटल रिस्क है। सर, इंसान जहां इन्वॉल्व होते हैं, कोई बंदा गलती से या जानबूझ के 2 नंबरी करे, ये ह्यूमन रिस्क है। बारिश, आंधी, तूफान, गर्मी, इलेक्ट्रिक फ्लक्चुएशन, ये एनवायरमेंटल रिस्क। थर्ड पार्टी पर आप डिपेंडेंट हैं और उसने गलती कर दी, तो ये थर्ड पार्टी रिस्क। लॉज एंड रेगुलेशन की कंप्लायंस ना की, तो ये कौन सा रिस्क हो गया? नॉन। सर जी, ये 6 कैटेगरीज अपने ज़हन में रखनी है। कौन कौन सी हैं सर? कौन कौन सी हैं सर? फिजिकल, डिजिटल, ह्यूमन, एनवायरमेंटल, थर्ड पार्टी, कंप्लायंस। सर जी, फिजिकल रिस्क, डिजिटल रिस्क, ह्यूमन रिस्क, एनवायरमेंटल रिस्क, थर्ड पार्टी रिस्क और कंप्लायंस रिस्क। सर जी, फिजिकल रिस्क से मैं एक बार वापस आकर जरा इसकी डिटेल बता दूं। ये कीमती बातें हैं सर। मेरा आज का मेन टारगेट भी इन्हीं रिस्क को कवर करना है। सर, नेचुरल डिजास्टर की वजह, हर वो चीज जिसकी वजह से हार्डवेयर इफेक्ट हो रहा है, वो फिजिकल रिस्क है। सर, थेफ्ट हो गया, चोरी हो गया, फिजिकल रिस्क है। बदमाशी, किसी ने तोड़फोड़ कर दी, फिजिकल रिस्क है। हार्डवेयर फेलियर हो गया, फिजिकल रिस्क है। पावर आउटरेज हो गई, बिजली डिस्टर्ब हो गई, फिजिकल रिस्क है। जो भी चीज जिसकी वजह से, यानी बिजली की फ्लक्चुएशन की वजह से आपकी हार्ड ड्राइव उड़ गई, ये फिजिकल रिस्क है। हर वो चीज जिसकी वजह से फिजिकल डिवाइसेस पे इंपैक्ट आया। अक्सर सवाल में आता है, वो कहते जी आप अपना लैपटॉप, ऑफिस का लैपटॉप लेके जाते, गाड़ी में पड़ा हुआ था और आप किसी बंदे ने उसको चोरी कर लिया। सर, ये कौन सा रिस्क है? ये फिजिकल रिस्क। हर वो चीज जहां जिसमें फिजिकल क्या इन्वॉल्व है? सर, हार्डवेयर इन्वॉल्व है, आईटी इन्वॉल्व है, नेटवर्किंग इक्विपमेंट्स इन्वॉल्व है, सर्वर इन्वॉल्व है, डाटा सेंटर इन्वॉल्व है, ये सारी चीजें फिजिकल रिस्क है। सर जी, फिजिकल रिस्क की वजह से होता क्या है? सिस्टम डाउन टाइम, डाटा लॉस, बिजनेस ऑपरेशन डिस्टर्ब हो जाते हैं। मैं असल में ये चाहता हूं कि जब सिनेरियो आए ना, तो आपको पहचानना आसान हो फिजिकल रिस्क क्या है। हार्डवेयर का मसला है, सर्वर का मसला है, नेटवर्क इक्विपमेंट का मसला है, डाटा सेंटर का मसला है, चोरी हो गई है, तोड़फोड़ हो गई है,
हार्डवेयर इलेक्ट्रिक फ्लक्चुएशन हो गई है, ये सारे फिजिकल रिस्क हैं सर। अच्छा जी आगे चलते हैं, मैं मिटिगेशन स्ट्रेटेजी की बात नहीं कर रहा, वो सारे कंट्रोल्स हैं। डिजिटल रिस्क की अगली बात कर रहा हूं सर। डिजिटल रिस्क, मेलवेयर एंड रैंसमवेयर। मेलवेयर क्या होता है? मैलिशियस सॉफ्टवेयर, ऐसा सॉफ्टवेयर जिसका मकसद क्या हो? आपके सिस्टम में खराबी पैदा करना हो, इसको मेलवेयर कहते हैं। रैंसमवेयर क्या होता है? रैंसम कहते हैं तावान को। रैंसमवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपके सिस्टम में से डाटा को एनक्रिप्ट कर देता है और फिर डीक्रिप्ट करने के पैसे मांगता है, उसको रैंसमवेयर कहते हैं। फिशिंग अटैक क्या होता है सर? आपको सर जी, आप फिशिंग, आपको शो ये किया जाता है कि ऑथराइज्ड पर्सन बात कर रहा है, लेकिन असल में वो आपसे एक सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ले लेता है। आपको फोन आता है, अस्सलाम वालेकुम, आप अकरम बात कर रहे हैं। आपने कहा जी जी मैं अकरम बात कर रहा हूँ, आपका CRN 149122 है। आपने कहा बिल्कुल यही है। आपकी डेट ऑफ बर्थ 17/2004 है। आपने कहा बिल्कुल यही है। अभी सारी बातें टैली हो रही हैं और फिर उसने कहना है कि हम ना आपके सब बच्चों के पासवर्ड्स को अपग्रेड कर रहे हैं, आप बता दें आपका लॉगिन आईडी क्या है और पासवर्ड क्या है। आपने अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड बता दी। सर समझ आ रहा है? ये फिशिंग अटैक। ये क्या है? ये फिशिंग अटैक है सर। फिशिंग अटैक में फ्रॉडुलेंट कम्युनिकेशन के जरिए आपसे पासवर्ड ले लिया जाता है या मैलिशियस लिंक पे क्लिक कर दिया जाता है। डाटा सर जी, एक रियल फिशिंग अटैक सुनना है, ये पिछले दिनों हुआ है। मैं CFAP 5 टेक्स्ट की क्लास में था तो एक बच्चा आया, कहता वो सर हमारे डायरेक्टर के साथ बड़ा हाथ हो गया। मैं कहा क्या हुआ? मैंने कहा सर उनको मैसेज आया कि आपकी गाड़ी का फलां फलां नंबर है, इसका चालान हो गया और आपके चालान अब चूंकि बढ़ चुके हैं, तो अगर आपने चालान पे ना किया तो आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। चालान पे करने के लिए फलां वेबसाइट पे जाए। वो उस वेबसाइट पे गया, चालान था 500 का, 500 वाले 2 थे। उसने कहा ठीक है पे कर दो। उसने जब पे की ऑप्शन देखी ना, तो उसके अंदर कैश की ऑप्शन भी नहीं थी, जैज कैश की भी नहीं थी, सिर्फ क्रेडिट कार्ड की ऑप्शन थी। तो उसने क्रेडिट कार्ड की ऑप्शन पे क्लिक किया, अपने कार्ड बोल लिखा, पासवर्ड लिखा और उसके 1 घंटे में जनाब 17 लाख रुपए उसके अकाउंट से निकला। सर मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ये होता है फिशिंग अटैक। सर समझ आ गई है? ये फिशिंग अटैक होता है सर। डाटा ब्रीचेस, यार अगर आप गौर करें ना तो जो IT स्पेसिफिक इशू है वो यही है, कोई बंदा आपके डाटा को देख लेगा, कोई बंदा आपके डाटा को तब्दील कर देगा, कोई बंदा आपके सिस्टम को खराब कर देगा, आपका सिस्टम नहीं चल पाएगा, और कोई बंदा सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आपसे ले लेगा, कोई बंदा आपके सिस्टम को हैक कर लेगा। गिनती के इश्यूज ही हैं सर। उसमें एक ये है डाटा ब्रीच, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर लेना। डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, इतने ज्यादा मैसेजेस करना कि काम का मैसेज वो बंदा पढ़ ही ना सके। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ये डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस है। पिछली बार पेपर में ये वाली बात भी उसने पूछी हुई थी। जीरो डे एक्सप्लॉइट क्या है? यार परसों ना ये पिछली दीवार हमारी गिरी है, हमें कल पता चला है, हमने देखा कि ये दीवार गिर गई है, इंशाल्लाह कल हम आगे बनवा लेते हैं, और रातों रात उसने चोरी कर ली। इससे पहले कि हम उसको ठीक करते, उस रास्ते को एक्सप्लॉइट कर लिया गया। इसको कहते हैं जीरो डे एक्सप्लॉइट। इससे पहले कि हम उस प्रॉब्लम को फिक्स करते, उसको क्या कर लिया गया है? एक्सप्लॉइट कर लिया गया। इसको कहते हैं जीरो डे एक्सप्लॉइट। तो भाई ये डिजिटल रिस्क है सारे।
फिजिकल, जी सर, फ्लॉ कहते हैं गलती को, कमी को। वर्नरेबिलिटी का लफ्ज आपने काफी सुना होगा। वर्नरेबिलिटी का मतलब ये होता है कमी या कमजोरी। और मैं इसको समझाने के लिए अक्सर एक बात कहता हूं कि यार दो बंदे हैं, दोनों को मच्छर ने काटा है। एक बंदा है जो सेहतमंद है और एक बंदा है जिसको 102 बुखार है। किसको मलेरिया होने के चांसेस ज्यादा है? तो कहा जाता है कौन ज्यादा वर्नरेबल है मलेरिया का? वो जिसको पहले ही बुखार। यार मेरा पॉइंट समझा? वर्नरेबिलिटी का क्या मतलब होता है? तो भाई अगर एक घर है जिसके चारों तरफ कोई और मकान नहीं है, वहां चोरी होने का ज्यादा खर्चा है, या ऐसी जगह पे चोरी होने का ज्यादा खर्चा है, तो 3 साइड से क्लोज है, सिर्फ सामने से खुला है। तो जिसके चारों तरफ कोई नहीं है वो तो चारों तरफ से लोग, वो ज्यादा वर्नरेबल है। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? वर्नरेबिलिटी का ये मतलब होता है। सर डिजिटल रिस्क हो गया, ह्यूमन रिस्क, इंसान गलती हो जाती है उससे, मिसकन्फिगर कर दिए। कन्फिगर करना क्या होता है? कन्फिगर करने का मतलब होता है कन्फिगर करना। नहीं, मैं ना ये बात समझाने के लिए आपको एक बात बताता हूं। सर असल में फॉर एग्जांपल मैंने आप लोगों की अटेंडेंस के लिए यहां पर एक मशीन लगाई है, और यहां पर मैंने मशीन लगाई कि जो बच्चा आता है, बजाय इसके कि हम नाम बोले और टाइम लगे, हम क्या कर लेते हैं, अब हम वो बच्चा आता है खुद ही थंब इंप्रेशन से अपनी एंट्री कर लेता है। आपको क्या लगता है कि जब हम पहले दिन यहाँ पर मशीन लगाएंगे तो आप लोगों की हाजिरी लग जाएगी? सेटिंग करनी पड़ेगी। बच्चे के थंब इंप्रेशन के साथ उसका सीआरएन कनेक्ट करेंगे पहले दिन बैठ के, और फिर उसके बाद अगले दिन जब वो थंब इंप्रेशन लगाएगा तब पता चलेगा कि ये बच्चा आया और ये नहीं आया। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? वो जो मशीन इंस्टॉल की और उसके बाद उसको कॉन्फ़िगर किया ताकि उसको इस्तेमाल किया जा सके, यहां पर सेटिंग की ताकि उसे इस्तेमाल किया जा सके, इसको कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन। जब हम एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत से डिपार्टमेंट्स के लिए वो सॉफ्टवेयर होता है, तो उसको कॉन्फ़िगर करते हैं कि किस बंदे को कितनी एक्सेस देनी है। ये वाली बात के एचआर वाले को एचआर रिलेटेड डाटा की एक्सेस होनी चाहिए, अकाउंट्स वाले को अकाउंट्स के डाटा की एक्सेस होनी चाहिए, प्रोक्योरमेंट वाले को प्रोक्योरमेंट रिलेटेड डाटा की एक्सेस होनी चाहिए। इसको कहते हैं कि ये कन्फिगर। मिसकन्फिगर का मतलब होता है गलती से हमने एचआर वाले को प्रोडक्शन की एक्सेस भी दे दी है, प्रोक्योरमेंट की एक्सेस भी दे दी जो नहीं होनी चाहिए थी। इसका मतलब है क्या हुआ है? मिसकन्फिगरेशन हो गई है। गलती भी हो सकती है। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? इसको कहते हैं मिसकन्फिगर होना। डिलीट क्रिटिकल डाटा, गलती से डाटा डिलीट कर दिया है, या सिक्योरिटी के जो रूल्स थे उसको फॉलो नहीं किया। सोशल इंजीनियरिंग क्या होता है? सोशल इंजीनियरिंग भी समझ लें सर। सोशल इंजीनियरिंग होता है किसी के साथ सोशली इतने इन्वॉल्व हो जाना कि उससे काम किया। एक दोस्त है, आप रिविजन क्लास में आपकी दोस्ती हुई, यार आप भी उसी दायरे से हो, मैं भी उसी दायरे से हूँ। अगले दिन आपकी वहाँ पे मुलाकात हुई, उसको कहा चला यार चाय पिए। एक बार चाय पी, दूसरी बार चाय पी, तीसरी बार उसने कहा यार तेरे से एक छोटा काम पड़ गया। अब उसने 2 बार आपको चाय पिला दी हुई है, ठीक है। उसने कहा यार अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड तो दे, मैं ना एक टॉपिक मैंने कवर करना पोर्टल से, आप दे देंगे या नहीं देंगे? दे देंगे सर। ज्यादातर लोग दे देते हैं। इसको कहते हैं सोशल इंजीनियरिंग। उसने पोर्टल खरीदना था 5000 रुपए का, उसने 100 रुपए की 200 रुपए की चाय पिला के आपसे पासवर्ड ले लिया। और सर समझ आ रहा है? इसको क्या बोलते हैं? सोशल इंजीनियरिंग बोलते हैं। यानी टैक्टिक्स हैं जिसके जरिए आप एतमाद हासिल करते हैं और अनऑथराइज एक्सेस ले लेते हैं। मैलिशियस इनसाइडर, सर जी घर का भेदी जो होता है ना, वो सबसे नुकसानदेह होता है। अगर कोई बंदा आया नियत करके कि एसबीआई से चोरी करनी है, तो शायद उसको तो रास्ते ही नहीं पता चलेंगे किस क्लास में कहां से जाना है। लेकिन अगर उसको एक अंदर का बंदा होगा जो बताएगा, तो वो फौरी तौर पर भागेगा।
जब कोई डाकू चोर फौरी तौर पे अलमारी के पास जाता है और अलमारी का दरवाजा ताला तोड़ता है तो फौरन सबको समझ आ जाती है कि भाईजान ये अलमारी का तो सिर्फ हमारे घर के बंदों को पता है। तो फिर वो मुलाजिमीन को लाइन हाजिर करते हैं और फिर ट्रैक करते हैं कि किससे कैसे डाका पड़ा ही चोरी में। सर समझ आ रहे हैं? ये इसको बोलते हैं मैलिशियस इनसाइडर्स, जो अंदर के बंदे हैं, गलती से या जानबूझ के, इंटेंशनली या अनइंटेंशनली, जो उनके पास एक्सेस होती है, सिस्टम होता है, वो प्रोवाइड कर देते हैं। सर ये भी ह्यूमन एरर में आता है। सर अवेयरनेस नहीं होती, पासवर्ड्स उन्होंने वीक रखे होते हैं और हर बंदे को कहना है यार मेरे तो सारे पासवर्ड ना मेरी डेट ऑफ बर्थ ही है। अब आपने मजाक मजाक में बता दिया, अब सिस्टम का दूसरे बंदे ने आपकी डेट ऑफ बर्थ डाल के पासवर्ड को एक्सेस करके काम कर दिया जो उसने जरूरी करना था। सर समझ आ रहा है? ये क्या है? सर जी ये लैक ऑफ अवेयरनेस है। बाकायदा बेस्ट प्रैक्टिस बताई जाती है। पासवर्ड आईटी वालों ने भी किसी को देना हो तो कभी लिख के नहीं, कभी बोल के नहीं देते, हमेशा लिख के देते हैं। और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के बारे में उनके कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। सर ये ह्यूमन रिस्क है। एनवायरमेंटल रिस्क क्या है? सर बिजली फ्लक्चुएशन। सर कराची में नमी है सर, ड्राइव्स पे जंग लग जाता है, ये प्रॉब्लम है। सर मार दाड़ है, इंस्टेबिलिटी है, ऊपर से बम गिर गया है सर। सर समझ आ रहा है? सर ये भी एनवायरमेंटल रिस्क है। सर ये जो हेल्थ क्राइसिस आया था कोविड-19, ये भी सारे एनवायरमेंट, गर्मी, सर्दी, बिजली, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और ये पेंडेमिक वगैरह, ये सारे एनवायरमेंटल रिस्क है। उसके बाद आ गया थर्ड पार्टी रिस्क। सर जी आपने क्लाउड में सारा डाटा सेव किया हुआ और अगर क्लाउड में थर्ड पार्टी की गलती की वजह से वो डाटा लीक हो जाए, फंस तो आप तब भी गए ना यार। क्या मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? लेकिन ये वाला रिस्क थर्ड पार्टी रिस्क होता है। याद रखना, जब भी आप किसी थर्ड पार्टी के जिम्मे कोई काम लगाते हैं तो पहले उसके इदारे को देखें, इतने जोगा है कि आपका काम कर सके, उसके अपना सिस्टम क्या है, उसकी अपनी सिक्योरिटी क्या है, उसके साथ प्रॉपर एग्रीमेंट करें, उसके साथ पेनल्टी तय करेंगे कितनी पेनल्टी होगी, ये सारे अपने रिस्क को कवर करें। बहरहाल थर्ड पार्टी पर डिपेंडेंट होना ये रिस्क है। सर टाइप्स ऑफ रिस्क होता है, वेंडर की वीकनेस होती है, बाज़ औक़ात क्लाउड मिसकॉन्फ़िगर हो जाता है, सप्लाई चेन अटैक्स, आपका सिस्टम आपके सप्लायर के साथ कनेक्टेड है, आपने सिस्टम ऑटोमेट किया हुआ है, जैसे ही आप माल गोदाम से उठाते हैं इन्वेंटरी लेवल कम होता है, इन्वेंटरी लेवल कम होता है, ऑटोमेटिकली एक ईमेल चले जाती है सप्लायर को और सप्लायर फिर दोबारा माल दे देता है। अब ये सिस्टम कनेक्टेड है आपका सप्लायर के साथ। अच्छा, अब यहां पर ये सिस्टम कनेक्टेड है तो जब वहां पर सिस्टम में नेटवर्क में खराबी आती है या वहां पर कोई मेलवेयर होता है तो उसकी वजह से आपका सिस्टम भी इन्फेक्ट हो जाता है, मुतासिर हो जाता है। सर समझ आ रहा है? सर ये भी हो जाता है बाज़ औक़ात नॉन कंप्लायंस, आपके प्रेमिसेस की, आपके कैमरास की वीडियोस किसी थर्ड पार्टी के जरिए लीक हो जाती है, तब भी फंस तो आप जाएंगे ना सर। तो ये नॉन कंप्लायंस जो है ये होती है। सर्विस इंटरप्शन होता है, एक कॉन्सेप्ट है छोटा सा, वैसे तो वो कंट्रोल्स में है लेकिन दिमाग में आ रहा है, बता दूं किताब में लिखा हुआ, सर्विस लेवल एग्रीमेंट। तो आप बुनियादी तौर पे ना किसी दूसरे बंदे से जब थर्ड पार्टी पर रिलाय करते हैं तो एक सर्विस लेवल एग्रीमेंट कर लेते हैं कि भाईजान आपसे मैं कौन कौन सी सर्विस लूंगा, उसके बदले क्या क्या चीज दूंगा, और आप सर्विस ना प्रोवाइड कर सके तो आपको क्या क्या कॉम्पनसेशन या क्या पेनल्टी देनी पड़ेगी। थर्ड पार्टी फेलियर जो है उस केस में आप क्या करेंगे, वो अगर थर्ड पार्टी वो कह दे भाई मैं खुद मर गया हूं, मेरा अपना नुकसान बड़ा हो गया, तो बाज़ औक़ात इस चीज ये भी रिस्क है कि अगर थर्ड पार्टी ही फेल हो जाए, ये थर्ड पार्टी से रिलेटेड है। तो तीसरा आ गया नॉन कंप्लायंस का रिस्क। सर जी आप बैंक हैं तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने लॉज एंड रेगुलेशन बताए आपको कंप्लाई करना पड़ेगा। आप कंपनी है तो SECP के रूल्स को कंप्लाई करना पड़ेगा। आप इंडिविजुअल हैं तो पीका एक्ट है उसको कंप्लाई करना पड़ेगा। आप साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी को कंप्लाई करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस को कंप्लाई करना पड़ेगा।
सर ये कंप्लायंस के वाले से बात थी। अच्छा, FATF बुनियादी तौर पे फाइनेंशियल एक्ट टास्क फोर्स होती है, इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। सर ये रिस्क हैं बुनियादी तौर पे, जो मैंने आपको बताया ये वाले सारे रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा। ये हमारा आ गया रिस्क की 6 टाइप्स। कौन कौन सी टाइप्स आपको बताई? सबसे पहले फिजिकल, फिर डिजिटल, फिर ह्यूमन, फिर एनवायरमेंटल, फिर थर्ड पार्टी, फिर सर टारगेट ये आपको किसी तरह का भी सवाल आए, आपको बताओ यार ज्यादा से ज्यादा ये, हालांकि ओवरलैपिंग हो रही है, अगर बिजली की वजह से लैब या बिजली की वजह से या इलेक्ट्रिक सर्ज की वजह से या गर्मी की वजह से लैपटॉप सड़ गया है, तो वो लैपटॉप का खराब होना अपने अंदर एक फिजिकल रिस्क भी है। तो बाज़ औक़ात कहीं पर ये ओवरलैपिंग भी है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा यही है। आपको रिस्क को आइडेंटिफाई करना होता है। जब आप रिस्क को आइडेंटिफाई करते हो तो उस वक्त आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप उसको एलैबोरेट कर दें कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं और मैं ये क्यों कह रहा हूं कि ह्यूमन रिस्क है या एनवायरमेंटल रिस्क है या फिजिकल रिस्क है। अच्छा जी, ये वाली बात आपके साथ हो गई। अब आ गई IT सिक्योरिटी की बात, जो भाई हम नहीं कर रहे। ये IT सिक्योरिटी बुनियादी तौर पे कंट्रोल है, इसकी बात हमने कल करनी है। अलबत्ता मैं आपको ये बता चुका कि रिस्क कौन कौन से हैं। चैप्टर नंबर 15 में मेरे साथ आए, चैप्टर नंबर थ्रेट्स की बात करते हैं। हमने सारी रिस्क को कवर करना है सर। उसमें मेजर साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स कौन कौन से हैं? बुनियादी तौर पे जो साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं ये क्या हैं? ये रिस्क ही हैं। और जो रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी है वो क्या है? वो कंट्रोल ही है। तो यार समझ आ रहा है? तो मैंने बेसिकली ये 4 चैप्टर हैं, 2 मेन चीजें हैं, एक रिस्क और एक कंट्रोल। हमने क्या किया है? हमने आज रिस्क को पकड़ लिया और रिस्क की सारी बातें करेंगे। सर जी आपने मेलवेयर की बात पहले पढ़ी है अभी? लो सर, इसको ना अब मेलवेयर की टाइप्स और सारा डिटेल से देखते हैं क्या क्या चीजें। सर जी यहां बना दो, एक मिनट। मेलवेयर क्या है? मेलवेयर मैलिशियस सॉफ्टवेयर से निकला है जो कंप्यूटर में सीक्रेटली एंटर हो जाता है विदाउट परमिशन और सिस्टम को डैमेज करता है, ऑपरेशन को डिसरप्ट करता है और सेंसिटिव डाटा को स्टील करता है, चोरी कर लेता है। सर इसकी टाइप्स में एडवेयर है। इतनी ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करना, बम्बार्ड कर देना में स्लो डाउन सिस्टम और लीडिंग यूजर्स टू मैलिशियस वेबसाइट। स्पाईवेयर क्या है? सीक्रेटली कलेक्ट्स पर्सनल डाटा सच एज लॉगिन क्रेडेंशियल्स, ब्राउजिंग हिस्ट्री एंड फाइनेंशियल। स्पाईवेयर, स्पाई कहते हैं जासूस को। स्पाईवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपके सिस्टम में दाखिल होके बुनियादी तौर पे ना वो स्क्रीन को रिकॉर्ड कर रहा होता है। फिर जब आप लॉगिन डालते हैं तो वो लॉगिन भी पकड़ता है, पासवर्ड डालते हैं तो पासवर्ड भी पकड़ लेता है। सर समझ आ रहा है? जी सर, पासवर्ड एनक्रिप्टेड होता है, लेकिन बहुत से केसेस में आप जब उसको वहां पर एक आंख भी कभी बनी होती है, नोट किया हो, आप उसको दबाते हैं तो वो आपने बातों का खुद भी देखना होता है ना कि मैंने सही पासवर्ड डाला या नहीं। उस केस में अगर एनक्रिप्टेड ना हो तो फौरी तौर पे वो स्क्रीन को पिक कर लेता है। सर जी दूसरे नंबर पे स्पाईवेयर आ गया। पर्सनल डाटा कलेक्ट करता है, लॉगिन क्रेडेंशियल्स कलेक्ट करता है, ब्राउजिंग हिस्ट्री और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। वायरस का तो नाम सुना हुआ है, ये पुराना पापा है जो शुरू से जब से कंप्यूटर है तब से वायरस भी आ रहा है। ये भी एक मैलिशियस कोड है जो लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर कौन सा होता है? भैया जो आपने खरीदा होता है, जो आपके पास जिसका आपके पास राइट होता है कि आप उसे इस्तेमाल कर सके। जो फ्री है वो भी लेजिटिमेट है। सिर्फ एक सॉफ्टवेयर लेजिटिमेट होता है और एक पायरेटेड होता है। पायरेटेड कौन सा होता है? जो आपने चोरी किया होता है, जो आप राइट नहीं होता उसका इस्तेमाल करने का आपके पास, वो होता है। सर
माइक्रोसॉफ्ट वालों ने जान के भी रखा होता है कि ठीक है यार लोग इस्तेमाल कर लें, बड़ी कंपनी हो तो उन पर केस कर देंगे, छोटे मोटे भले करते ही रहे। खैर मेरा ख्याल है कि पिछले दिनों एक बहुत मल्टीनेशनल कंपनी पे माइक्रोसॉफ्ट वालों ने किया हुआ था कि ये हमारा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं बगैर हमसे, मतलब इलेजिटिमेट है, तो उन्होंने फिर फाइन भी दिया और उसको रजिस्टर्ड सॉफ्टवेयर लिया। फिर सर समझ आ रहा है? तो आप मैं जो यूज कर रहे हैं वो तो वैसे ही इंडिविजुअल लेवल पे पकड़ नहीं सकते। सर जी मैलिशियस सॉफ्टवेयर अपने आप को, ये एक ऐसा वायरस को क्या होता है, लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर के साथ अपने आप को क्या कर लेता है, कनेक्ट कर लेता है, फिर वो फैलता भी है और फाइल्स को करप्ट भी करता है। वर्म्स क्या होता है, ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग मेलवेयर है जो स्प्रेड करता है अक्रॉस नेटवर्क्स विदाउट यूजर इंटरवेंशन, कंज्यूमिंग रिसोर्सेज एंड कॉजिंग सिस्टम फेलियर। ट्रोजन हॉर्स अपने आप को शो करता है कि लेजिटिमेट है, जबकि ये भी अनऑथराइज्ड एक्सेस कर लेता है। और स्कैरीवेयर क्या होता है, यूजर को बेसिकली स्केयर, ट्रिक करना, यूजर को ऐसे लगता है जैसे मेरा सिस्टम जो है वो इन्फेक्ट हो गया, इसमें कोई वायरस आ गया, और फिर बाद में जबरदस्ती उसको एंटीवायरस बेचना या फेक सॉफ्टवेयर बेचना कि जी अब आपका ठीक हो जाएगा। ये सारे मैलिशियस सॉफ्टवेयर है, एडवेयर, स्पाईवेयर, वायरस, वर्म, ट्रोजन हॉर्स और स्कैरवेयर या स्कैरीवेयर। जी ट्रोजन के साथ रोजनवेयर यहां पर तो नहीं है। रैंसमवेयर, रैंसमवेयर मैं कहूं, अच्छा रैंसमवेयर बुनियादी तौर पे एक और चीज है जिसमें आप एनक्रिप्ट कर देते हैं, डिक्रिप्ट करने के पैसे लेते हैं। यहां पर उसने इसको, उसकी एक अलग चीज लिखी है, उसने ये लिखा है कि इस तरह यूजर को ऐसा लगता है कि जैसे सिस्टम इन्फेक्ट हो गया है, लेकिन असल में वो हुआ नहीं होता, लेकिन चूंकि उसको ऐसा फील हो रहा होता है तो वो उसको सही करने के लिए उसके बेसिकली वो उसका एंटी सॉफ्टवेयर या जो एंटीवायरस है वो खरीदता है ताकि वो ठीक से चल पाए, उसका सिस्टम खराब ना हो, बस ये बात। साइबर क्राइम्स छोटे छोटे बहुत से हैं और साइबर क्राइम वैरायटी की बात कर लेते हैं। अब मैं बेसिकली सारे रिस्क ही कवर कर रहा हूं। जी सर, सर जी जब सिस्टम आप खरीदते हैं तो उसमें नहीं होते, ये बाहर से आते हैं। बाज़-औक़ात वो यही तो बता रहा है, बाज़-औक़ात किसी आपने सीडी खरीदी किसी मूवी की, उसके साथ वायरस अटैच था, वो आ गया। या आपने इंटरनेट से कुछ खरीद रहे थे, आपने इंटरनेट पर कुछ देख रहे थे, कोई फाइल डाउनलोड की, उसके साथ आ गया। इस तरह से आ जाते हैं। या आप नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है, नेटवर्क के जरिए आ गया, इस तरह से आ जाते हैं। सिस्टम के अंदर खुद पैदा नहीं होते सर जी। सर इधर रैंसमवेयर, एडवेयर, स्पाईवेयर, वेयर कोई स्पेसिफिक वर्ड है? सॉफ्टवेयर से वेयर आ रहा है ना, सॉफ्टवेयर वाला वेयर है, ठीक है सर जी, सॉफ्टवेयर वाला वेयर वो है, बाकी ये सारी चीजें चलती है। लो सर, साइबर क्राइम में क्या है, साइबर स्टॉकिंग, किसी को इंटिमिडेट करना ऑफ इंडिविजुअल यूजिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। आपने देखा है अक्सर आप कोई ऐप डाउनलोड करते हैं तो वो आपसे पूछ लेता है कि आप अपने कैमरे की एक्सेस दे दें, कहता है आप अपने कॉन्टैक्ट्स की एक्सेस दे दें। अक्सर ये वाकया भी आपने देखा है कि एक बंदा जो है वो लोन ले लेता है ऑनलाइन और वो उससे कॉन्टैक्ट्स की एक्सेस ले लेता है। जब वो कॉन्टैक्ट्स की एक्सेस ले लेता है, बाद में लोन नहीं पे करता, तो वो जितने कॉन्टैक्ट होते हैं उसको वन बाय वन फोन करता है कि हमीद आपका भाई है, भाईजान हमारी ये ऐप है, इसने 30,000 रुपया लिया था, 3 माह हो गए नहीं दे रहा, अभी हम इसके घर पे अटैक करने लगे हैं, अगर ये आपके जानने वाला है तो उसे बता दीजिए। वो बुनियादी तौर पे उसको बदनाम करने के लिए वो सब करते हैं। सब ये साइबर स्टॉकिंग बुनियादी तौर पे क्या है, इंटिमिडेट करना, हैरेस करना इंडिविजुअल को कि वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यूज करे। बुनियादी तौर पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज करना और उसकी वजह से फिर इंटिमिडेट हो जाना, ये एक है। फॉर्जरी, क्रिएटिंग फेक डिजिटल डॉक्यूमेंट्स टू रिसीव, 2 नंबर डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेना, साइन कर लेना,
सॉफ्टवेयर पायरेसी, ये अनऑथराइज कॉपी को कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन को कहते हैं सॉफ्टवेयर पायरेसी। साइबर टेररिज्म क्या है? डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज करना टू डिसरप्ट क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर टू अचीव पोटेंशियल और आइडियोलॉजिकल ऑब्जेक्टिव। सर जी, आपके ग्रिड स्टेशन है, बिजली बन रही है, बैक एंड पर सॉफ्टवेयर से सारी कैलकुलेशन हो रही है, आप उस सॉफ्टवेयर को हैक कर देते हैं, ठीक हो गया। आपकी डिसीजन मेकिंग डिपेंड करती है उस रीडिंग पर, जो रीडिंग उस सॉफ्टवेयर पर आनी है, और वो सॉफ्टवेयर हैक हो जाता है, तो सर इसमें से प्रॉब्लम हो जाती है। अभी ये जो ईरान में हुआ है, उन्होंने सारे कैमरास हैक किए हुए थे अमेरिकन ने, और जो उनकी एजेंसीज हैं, तो वो बुनियादी तौर पे उनके पास सारी इंफॉर्मेशन थी, उन्होंने अंदाजे से नहीं मारे। एक ही जगह पर अली खामनेई साहब को शहीद करने के लिए 30 बम मारे हैं, 30 अटैक्स किए हैं। आपको क्या लगता है कि वो तुक्का लगा? उन्हें शायद इधर हो, नहीं, टारगेटेड था, उनको एग्जैक्टली उनकी लोकेशन पता थी। तो बुनियादी तौर पे जो बात इंपॉर्टेंट है वो ये है कि भाई सिस्टम को हैक कर लेना, डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज करना अटैक करने के लिए, और इंफ्रास्ट्रक्चर को, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को डिसरप्ट करने के लिए। अभी यहाँ पर तो उसने एनर्जी ग्रिड की एग्जांपल दी है, कम्युनिकेशन सिस्टम की एग्जांपल दी है, टू अचीव पोटेंशियल या आइडियोलॉजिकल ऑब्जेक्ट। सर फिशिंग तो हम पहले भी बात कर चुके हैं, अपने आप को शो ये करना कि आप ऑथराइज सोर्स से हैं लेकिन एक्चुअल में ना हो, और पर्सनल इंफॉर्मेशन ले लेना। हैकिंग, अनऑथराइज एक्सेस कर लेना कंप्यूटर सिस्टम को, स्टील कर लेना और डिसरप्ट करना ऑपरेशन। पिछले दिनों कराची में क्या हुआ है कि वो जो रोड पर, मेन रोड पर जो बोर्ड लगे हुए थे, उस सिस्टम को किसी ने हैक कर लिया और वहां पर गैर इखलाकी वीडियो चला दी। अब लोग बाइक पर फैमिलीज के साथ गाड़ी पर जा रहे हैं और अजीब सा मंजर हो गया वहां पर। तो बुनियादी तौर पे वो क्या था सर? वो ये हैकिंग थी, अनऑथराइज एक्सेस किया, डाटा स्टील की ऑपरेशन डिस्टर्ब किया और यहाँ उसको कंट्रोल कर लिया। डिनायल ऑफ सर्विसेज की बात भी पहले हो चुकी है, ओवरलोडिंग सिस्टम विद ट्रैफिक मेकिंग देम अनअवेलेबल टू लेजिटिमेट यूजर। सर जी, इसके बाद सोफिस्टिकेटेड अटैक आ गया, सलामी अटैक। एक ऐसा अटैक है, मिसाल के तौर पे एक कंपनी, उसमें 10,000 एम्प्लॉइज काम करते हैं, अकाउंटेंट है, उसने क्या किया, हर एम्प्लॉय की तनख्वाह में से 55 रुपए कम दिए। अब जिसकी तनख्वाह 99,731 रुपए है, उसको 55 रुपए कम मिलेंगे तो अच्छा भी नहीं लगता कि वो फोन करके भाई मेरे 55 रुपए क्यों काटे। वो बंदा कहता है यार 99,600-700 बस ठीक है। लेकिन 10,000 एम्प्लॉइज हों और हर एम्प्लॉय में 55 रुपए काट ले, उसके तो महीने का 5.5 लाख बन गया ना। सर मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? इस अटैक को सलामी अटैक कहते हैं। डाटा डिल्डिंग क्या होता है सर जी? ये जो डाटा प्रोसेसिंग की क्यू में लगा होता है ना, दैट इज वेरी प्रोन टू अटैक। सर ऑल्टरिंग डाटा बिफोर इट इज प्रोसेस लीडिंग टू अरोनियस आउटपुट और डिसीजन मेकिंग। इससे पहले के डाटा में कोई तब्दीली आए, इससे पहले के प्रोसेसिंग हो, डाटा को तब्दील कर देते हैं, ऑल्टर कर देते हैं। सर इसको डाटा डिल्डिंग कहते हैं। जब आउटपुट गलत होगी, डिसीजन मेकिंग गलत हो जाएगी। सर ईमेल स्पूफिंग क्या है? शो ये करें, अपने ईमेल आईडी ऐसी बनाएं, मैनिपुलेट करें, सेंडर की ईमेल आईडी को ऐसे मैनिपुलेट करें जैसे वो ऑथराइज्ड ट्रस्टेड सोर्स से आई है, जबकि वो ना आई भी हो। सर ये ईमेल स्पूफिंग कहलाता है। जी सर, फिशिंग एक डिफरेंट चीज है। फिशिंग बेसिकली इसमें सिर्फ ईमेल स्पेसिफिक है। फिशिंग में सिर्फ ईमेल तो नहीं है ना, फिशिंग तो किसी भी तरीके से हो सकती है। यहां पर इसने खास तौर पे कहा है कि जो सेंडर का एड्रेस है वो इस तरह से मैनिपुलेट किया जाए कि ऐसा लगे कि जैसे वो ट्रस्टेड सोर्स है। लॉजिक बॉम्ब, कोई भी ऐसा काम, जब 5 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाए तो उस वक्त ये वाला मेलवेयर एक्टिवेट हो या ये वाला अटैक हो। तो ये बेसिकली क्या है, 7:55 और 21 सेकंड पर ये वाला अटैक हो। सर ये लॉजिक बॉम्ब होता है जो एक पर्टिकुलर कंडीशन
जब पूरी हो जाती है उस वक्त वो एक्टिवेट होता है। सर जी उसके बाद आ गया इनसाइडर और एक्सटर्नल थ्रेट। सर जी आपका अपना एम्प्लॉय जानबूझ के इंटेंशनली कॉम्प्रोमाइज करे सिस्टम सिक्योरिटी को या अनइंटेंशनली गलती से कर दे ड्यू टू लैक ऑफ ट्रेनिंग और फाइनेंशियल डाटा, ये क्या होता है? ये इनसाइडर थ्रेट होता है। उसने कहा हुआ था आइडेंटिफाई करें टाइप ऑफ थ्रेट और जस्टिफाई करें लेटेस्ट अटेम्प्ट में, तो बुनियादी तौर पे उसने, मजे की बात है, चारों एग्जांपल्स में पेट लिखे हुए थे, उनमें से एक इनसाइडर थ्रेट भी था। सीधे अब जिस बच्चे को तो पता है फिशिंग क्या है, सोशल इंजीनियरिंग क्या है, एडवेयर क्या है, डिनाइल ऑफ सर्विसेज भी था, ये है, तो वो तो पिक करेगा फौरन। मैं ये सारे बता क्यों ना हूं, उसने आपको एक स्टोरी बना के ही देनी है और उसने आपको कहना है कि आप बताइए किस टाइप का थ्रेट है। तो आपने कहना है फॉर एग्जांपल कि ये साइबर थ्रेट है या ये डिजिटल थ्रेट है और ये वाली टाइप है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विसेज है। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? तो वो आपसी बात बन जानी, 1 नंबर का या 2 नंबर का पार्ट होगा, वो वहीं पे ही आप नंबर कवर कर लेंगे। सर एक्सटर्नल थ्रेट है, बाहर का बंदा आता है और वो अटैक कर देता है, मेलवेयर, फिशिंग या एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट्स। एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट्स क्या होता है? ये एक नहीं, ये भी एक थ्रेट है। ये क्या है? अटैकर अनऑथराइज्ड एक्सेस ले लेता है नेटवर्क पे और अनडिटेक्टेड भी रहता है। नेटवर्क की एक्सेस भी ले ली और किसी दूसरे को पता भी नहीं चल रहा कि मैं भी नेटवर्क का हिस्सा हूं। सर समझ आ रहा है? लॉन्ग टाइम के लिए दिस इज एक्सटर्नल थ्रेट। सर जी ये इनसाइडर थ्रेट भी हो गया और एक्सटर्नल थ्रेट भी हो गया। सर जी मैंने आपको रिस्क पढ़ाते हुए मैलिशियस सॉफ्टवेयर भी पढ़ा दिया, जो क्या था? डैमेज करना सिस्टम को, डिसरप्ट करना सेंसिटिव डाटा को, स्टील करना, एडवेयर, स्पाईवेयर, वायरस, वॉर्म्स, ट्रोजन हॉर्स और स्कैरीवेयर। उसके बाद आ गया साइबर क्राइम। साइबर क्राइम में क्या था? साइबर स्टॉकिंग, फॉर्जरी, सॉफ्टवेयर पायरेसी, साइबर टेररिज्म, फिशिंग, हैकिंग, डिनाइल ऑफ सर्विस। उसके बाद था सोफिस्टिकेटेड अटैक्स। इसमें इन्वॉल्व ऑर्गेनाइजेशन मेथड्स, कौन कौन से? अच्छा जी, इस्लामी अटैक, डाटा डिल्डिंग, ईमेल स्पूफिंग और लॉजिक बम। उसके बाद आ गया इंटरनल थ्रेट्स और एक्सटर्नल थ्रेट्स। इंटरनल थ्रेट्स में क्या था? malicious insider may leak sensitive data for financial gain, while unintentional insider may cause harm due to negligence or lack of training. External hackers use tools such as malware, phishing, APT, advanced persistent threats to penetrate network. सर जी ये सारे थ्रेट्स कह लें, रिस्क कह लें, ये रिस्क के पोर्शन में कवर होते हैं। नोट कर ले, मैं आपको चैप्टर 15 में से ये वाला रिस्क का एरिया कवर करा रहा हूं। ये प्रिवेंटिव मेजर, डिटेक्टिव मेजर, ये सारे असल में क्या है? सर ये कंट्रोल्स हैं। सर ये कंट्रोल्स हैं। हम तो आपको रिस्क पर लेकर जा रहे हैं और रिस्क की सारी बातें आपको कर रहे हैं। सर जी ये चैप्टर 15 में था। फॉर्जिंग कहते हैं यार, फॉर्जरी बुनियादी तौर पे क्या होती है? जो नकली साइन करते हैं। एक बंदे ने मेरी चेकबुक मेरी गाड़ी से चोरी की और मेरे साइन करके नकली चेक कैश करा लिया, इसको फॉर्जरी कहते हैं। इसी तरह ये भी बुनियादी तौर पे फॉर्जरी में ये होता है, आप नकली 2 नंबर वो कर लें। अच्छा एक छोटी सी बात है जो मैं चाहता हूं कि कर ही लूं। नहीं यार, यहां पर ना एक छोटी सी बात लिखी हुई थी कि अगर रिस्क मेटीरियलाइज हो जाए तो क्या होगा? अगर रिस्क मेटीरियलाइज हो जाए तो क्या होगा? हाँ जी, चैप्टर 15 में लिखा हुआ है।
अगर रिस्क मेटीरियलाइज हो जाए तो क्या होगा? सर जी उसने 4 बातें कही हुई थी छोटी छोटी। हाँ, रिस्क मेटीरियलाइज हो जाए तो फाइनेंशियल लॉस होगा, रेपुटेशनल डैमेज होगा, रेगुलेटरी पेनल्टीज होंगी और ऑपरेशनल डिसरप्शन, ये इस तरह के नुकसान हो सकते हैं। सर जी ये वाली बात भी आपको बता दी। नंबर 17 तो पूरा बात ही किसकी कर रहा है? रिस्क मैनेजमेंट की। बुनियादी तौर पे ये रिस्क की बात इतनी ज्यादा नहीं कर रहा जितनी आईसीटी की बात कर। बुनियादी तौर पे ये कह रहा है आईसीटी का रोल क्या है रिस्क मैनेजमेंट में। रिस्क 6 टाइप्स मैंने एक बता दी, 15वें चैप्टर में थ्रेट्स मैंने एक बता दिए। ये भी जनाब रिस्क मैनेजमेंट की बात कर रहा है और ये कहता है कौन कौन से रिस्क हैं। साइबर सिक्योरिटी रिस्क है, डेटा ब्रीचेस पढ़ चुके, रैंसमवेयर पढ़ चुके, फिशिंग सोशल इंजीनियरिंग पढ़ चुके, इनसाइडर थ्रेट पढ़ चुके। ऑपरेशनल रिस्क है सर, ऑपरेशनल रिस्क ये है कि ऑपरेशन डिसरप्ट हो जाएगा। सर जी आप सोचे ना एक इदारा है जिसकी टोटल ऑनलाइन सेल है और वेबसाइट डाउन हो गई है, सेल रुक जाएगी या नहीं रुकेगी? ऑपरेशन डिसरप्ट हो जाएंगे। आप मैकडोनल्ड में गए हैं, मैकडोनल्ड्स में आपने देखा है कि भाई आप वहां पर कैशियर को, जो सामने बंदा बैठा हुआ है, मैं फ्रंट ऑफिसर कहने लगा था, जो रिसीव कर रहा है आपसे इंफॉर्मेशन और बिल बना रहा है, आपने उसको कहा, उसने जैसे ही बिल बनाया नोट करे, उस तरफ स्क्रीन पर आपका बिल नंबर और आ जाता है कि जी क्यू में लग जाता है ऑर्डर प्रोसेसिंग के लिए। ठीक हो गया। अगर इनका सिस्टम खराब हो जाए तो इनके ऑपरेशन डिसरप्ट हो जाएंगे। वो बंदा एंटर करके बिल एंटर कर देगा, आपसे पैसे ले लेगा, वो अगर वहां पर नहीं आया, सामने स्क्रीन पर नहीं आया। यार आम होटलों में क्या होता है, आम होटल में कहता है भाईजान 2 बर्गर लगाओ, पीछे आवाज दे देते, ऐसा ही होता है ना। लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं वो फिर इस तरह आवाज नहीं लगाते, बल्कि वो क्या करते हैं, वो जैसे ही सिस्टम को एंटर करेंगे उसी वक्त रियल टाइम में आपका बिल, आपकी स्लिप निकलेगी और वो ऑर्डर, एक स्क्रीन इधर सामने लगी होती है तो एक स्क्रीन पीछे भी लगी होती है, वहां पर उसी वक्त चला जाता है कि अगला ऑर्डर अब ये आ गया। और जो बनाने वाले किचन में जो लोग होते हैं वो उसको उसके मुताबिक तैयार करने लग जाते हैं। अब मैं फिर आपको कहता हूं कि भाई ये सब कुछ हो रहा है, अगर यहां पर सिस्टम खराब हो जाए तो ये सारा ऑपरेशन क्या हो जाएगा? डिसरप्ट हो जाएगा। प्रोडक्शन वाले प्रोडक्शन नहीं करेंगे, सेल वाले सेल कर देंगे, प्रोडक्शन वाले प्रोडक्शन नहीं करेंगे, ऑपरेशन रुक जाएंगे, मजीद सेल नहीं होगी, काम खराब हो जाएगा। सर जो लोग ऑनलाइन सेल कर रहे हैं उनका सॉफ्टवेयर, उनकी वेबसाइट डाउन हो गई, काम क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। सर जी सिस्टम फेलियर है, सप्लाई चेन डिसरप्शन है। आपका सिस्टम ही ऐसे बना हुआ है कि आप जैसे ही गोदाम से माल लेते हैं, गोदाम वाला एंट्री करता है, गोदाम के पास स्टॉक का री लेवल होता है कि इतना स्टॉक अब रह गया, उतने में ही अगर वो स्टॉक 100 यूनिट से कम हो तो ऑटोमेटिकली एक ईमेल चली जाती है किसको? सप्लायर को, कि एक मजीद 100 यूनिट और भेज दें। सर मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ये सिस्टम इस तरह से चल रहा है। अब एक मसला ये आया कि अगर सिस्टम में खराबी आ गई तो सप्लाई चेन में क्या आ जाएगी? ऑपरेशन डिसरप्ट कहते हैं रुकावट को। कॉमन टर्म जो बोली जाती है वो ऑपरेशनल डिसरप्शन है। लेकिन जाहिर बात है सप्लाई चेन में डिसरप्शन आ जाएगी, डिजास्टर की वजह से, डिले की वजह से, आपका सॉफ्टवेयर खराब हो गया, जैसे ही एंट्री करने वाले ने एंट्री कर दी लेकिन सॉफ्टवेयर से ईमेल नहीं गई, माल खत्म हो जाएगा, माल रॉ मटेरियल खत्म हो जाएगा, आगे प्रोडक्शन खत्म हो जाएगी। पता चलेगा ये वाला माल तो इंपोर्ट होता था 30 दिनों बाद आना है, 30 दिन तक क्या करेंगे अब आप? यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? तो जो बड़े इदारे होते हैं उसमें ये नुकसान करोड़ों रुपए का हो जाता है। सर सप्लाई चेन डिसरप्शन, यहां पर एक चीज बड़ी कीमती है कि जब वो रिस्क की बात करे तो दरमियान में अपना आईसीटी का रोल जरूर बता रहा है। आईटी सिस्टम ब्रेकडाउन को स्टॉप कर सकता है,
ऑपरेशनल रिस्क जो है, आईटी सिस्टम ब्रेकडाउन कैन स्टॉप बिजनेस ऑपरेशन रुक जाएंगे। दूसरा रिस्क क्या है, ग्लोबल सप्लाई चेन फेस रिस्क लाइक डिजास्टर एंड डिलेज, आईसीटी हेल्प ट्रैक सप्लाईज इन रियल टाइम, एंटिसिपेट डिसरप्शन एंड फाइंड ऑल्टरनेटिव क्विकली। अब प्रोसेस इनएफिशिएंसी क्या होती है, बाज़-औक़ात लोग इन्वॉल्व होते हैं ज्यादा जिसकी वजह से कॉस्ट बड़ी होती है, तो वो कहते हैं बाज़-औक़ात प्रोसेसिंग पुअर होने की वजह से डिलेज भी आते हैं, एक्स्ट्रा कॉस्ट भी आती है। आईसीटी एफिशिएंसी इंप्रूव कर सकता है ऑटोमेट करके। सर यहां पर क्या चीज नोटेबल है, आईसीटी, चूंकि चैप्टर का नाम क्या है, रिस्क मैनेजमेंट में आईसीटी का रोल। तो अगर आप आईसीटी वाली लाइन को इग्नोर कर रहे हैं तो आप गुनाह कबीरा कर रहे हैं सर। ये मेन पॉइंट, उसने जब आपसे इस चैप्टर से सवाल पूछना है ना, तो उसने ये बात कहनी है कि ऑपरेशनल रिस्क के वाले से आईसीटी का क्या रोल है। तो आईसीटी, हर एक के अंदर आईसीटी की बात बड़ी इंपॉर्टेंट। लॉज एंड रेगुलेशन की कंप्लायंस, सर जी हमारे पास फाइल, हमारे पास डाटा पड़ा हुआ है, हम उसे डिलीट करते हैं, एक अलर्ट आ जाता है। आप इस डाटा को डिलीट नहीं कर सकते, चूंकि टैक्स लॉज के मुताबिक डाटा को कम से कम 6 साल के लिए महफूज रखना जरूरी है। सर जी ये क्या हो गया, आपके इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ने डाटा को डिलीट नहीं होने दिया और लॉज एंड रेगुलेशन की कंप्लायंस को इंश्योर किया। सर समझ आ रहा है, लॉज एंड रेगुलेशन आप अपने सिस्टम में एम्बेड करते हैं कि लॉज एंड रेगुलेशन क्या है और उसकी वायलेशन नहीं होनी चाहिए। आईसीटी हेल्प करता है मॉनिटर रेगुलेशन एंड चेक कंप्लायंस। लीगल पेनल्टीज, not following environmental, labor or financial rules can lead to lawsuit and सर जी आईसीटी, अगर आप लॉज एंड रेगुलेशन की कंप्लायंस ना करेंगे सर जी, सबसे पहले फाइनेंशियल लॉस, दूसरे नंबर पे कानूनी कार्रवाई में आपकी एनर्जी और टाइम वेस्ट होगा, तीसरे नंबर पे आपकी रेपुटेशन खराब होगी। सर समझ आ रहा है, ये चौथे नंबर पे ऑपरेशनल ऑपरेशंस डिस्टर्ब हो सकते हैं। इवन अगर ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन ज्यादा है तो इवन अब लॉज एंड रेगुलेशन की नॉन कंप्लायंस की है, फ्रिज को सही से साफ नहीं रखा, उसके अंदर छिपकली थी, छिपकली में वो बर्गर बच्चे ने खाया, बच्चा मर गया। तो सर अगर बच्चा मर गया तो इसकी वजह से आपका इदारा सील भी हो सकता है, पूरे पाकिस्तान से निकल भी सकता है। तो इवन इस लेवल की बात है। सर जी फाइन और पेनल्टी तो है ही है। आईसीटी में आईसीटी के टूल्स होते हैं जैसे जीआरसी सिस्टम, ये हेल्प करता है कंप्लायंस को, लॉज एंड रेगुलेशन की कंप्लायंस पर। 1.4 आ गया फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क अराइज फ्रॉम पोटेंशियल लॉसेस इन एसेट्स, रेवेन्यूज और प्रॉफिट। दे अकर ड्यू टू फ्रॉड, market changes and economic downturn. ICT help by monitoring transaction, detecting fraud, analyzing data. सर जी फ्रॉड, मार्केट चेंजेस और इकोनॉमिक डाउनटर्न 3 वजह उसने बताई हैं। सबसे पहले तो आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड हैक करके किसी ने वो डाला और आपके अकाउंट से पैसे निकाल लिए, पेमेंट का फ्रॉड हो गया। तो एआई के टूल्स हैं, ब्लॉकचेन और पैटर्न रिकग्निशन हेल्प करता है फ्रॉड को रोकने की। अब आप देखिए मार्केट वॉलेटिलिटी, मार्केट बड़ी वॉलेटाइल है। आप, मैं आपको एक चीज और बताऊं, आप मिजान की ऐप खोलें, वो आपको कहता है आप अपनी लोकेशन भी खोलें। क्यों सर? वो आपको देख रहा है, वो आपका पैटर्न आइडेंटिफाई कर रहा है, आप लाहौर में अपनी रूटीन के मुकाम में है या नहीं। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल अमेरिका बैठा हुआ हूं और मैं मिजान का अकाउंट खोलूंगा, वो कभी भी नहीं एक्टिव करेगा। नहीं, आप एक ऐसी जगह पर हो जो अदर देन रूटीन है, मिजान की ऐप नहीं ओपन करेगा सर। क्या पता ये कोई अनऑथराइज बंदा हो जो पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहा हो सिस्टम में। सर मार्केट वॉलेटिलिटी, प्राइसेस बड़ी तेजी से कम होते हैं, बढ़ते हैं। अब इस केस में आप देखिए,
आप में से अगर किसी बच्चे ने स्टॉक एक्सचेंज का काम किया है या इवन देखा है, तो आप देखते हैं कि 1 मिनट में आप शेयर खरीद रहे होते हैं, बेच रहे होते हैं, खरीद रहे होते हैं, बेच रहे होते हैं। अगर आपकी टेक्नोलॉजी उसके मुताबिक नहीं है तो सर आप तो क्लिक करके खरीद रहे होंगे तो वो खरीद ही नहीं पाएंगे। आपकी टेक्नोलॉजी अपग्रेडेड होगी। आईसीटी क्या करता है, हेल्प करता है। और फिर ये एक पहलू है टेक्नोलॉजी अपग्रेडेड होना। दूसरे नंबर पे ये है कि वो फ्लक्चुएशन को ऑब्जर्व करना। सर आपको बताऊं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रिडिक्ट करती है मूवमेंट को, रिस्क को हेज कर देती है। सर जी इकोनॉमिक डाउनटर्न क्या है? सर जी कॉन्टिन्यूस रिसेशन की वजह से ओवरऑल डिमांड ही कम हो गई है। स्ट्रेटेजिक रिस्क, सर स्ट्रेटेजिक रिस्क क्या है? अच्छा एक ना पॉइंट पास पेपर से, मैंने पास पेपर का सवाल का जवाब जब देख रहा था कि आईकैप ने क्या लिखा है, तो वहां से मैंने ये वाला पॉइंट देखा था। मैंने सोचा था मैं बच्चों से डिस्कस करूंगा कि सर जी उसने कहा है कि एक बंदे ने सॉफ्टवेयर खरीदा है और आपके पास टोटल लोग हैं 70 और आपने 100 लोगों के जितने का सॉफ्टवेयर खरीद लिया है। ओवर क्यों? उसने कहा जो हेड ऑफ जो डिपार्टमेंट है आईटी का वो एक ही है, उसने अपनी मर्जी से खरीद लिया, इसमें क्या रिस्क है? अब जाहिरन आप बताएंगे कि यार देखो इसमें तो कोई रिस्क नहीं है। सर नहीं, देखे ना 70 बंदों का आपके पास काम करने वाले 70 लोग हैं। आपने जो सॉफ्टवेयर खरीदा है वो ऐसा खरीदा है जो 100 लोगों के की आप पेमेंट कर रहे हैं, तो आप तो 30 लोगों की एक्सेस पेमेंट कर रहे हैं ना। क्यों कर रहे हैं? इसमें रिस्क क्या है? सर असल में इसमें रिस्क है कि आपकी कंपनी की कोई पॉलिसी होगी, आपकी कंपनी का कोई टारगेट होगा। एक कंपनी का एम होता है कि हम अपने पैसे से प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करें, तो आप हराम का पैसा तो नहीं है कि आप जाया करें। तो आप वो कहते हैं आपकी आईटी की स्ट्रेटेजी इन लाइन विद कंपनी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, जहां पर कंपनी का गोल क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना। वहां पर आप एक्सपेंसेस कर रहे हैं और उसके अगेंस्ट बेनिफिट नहीं ले रहे, तो रिस्क ये है कि शायद आईटी की स्ट्रेटेजी इन लाइन विद कंपनी स्ट्रेटेजी नहीं है और कंपनी गोल्स नहीं। पॉइंट समझ आ रहा है? तो ये वाली बात। प्रॉपर डिसीजन मेकिंग, विदाउट प्रॉपर डाटा कंपनीज में एक्सपैंड टू मच, इन्वेस्ट टू लिटिल और मिस न्यू मार्केट्स। बाज़ औक़ात डिसीजन मेकिंग गलत होती है। आप बहुत ज्यादा सामान खरीदते हैं जिसकी जरूरत नहीं होती, और बाज़ औक़ात कम खरीदते हैं जिसकी जरूरत होती है। तो आईसीटी जो है वो एनालिटिक्स और बिजनेस इंटेलिजेंस को यूज करती है ताकि डिसीजन मेकिंग किए जा सके। टेक्नोलॉजी आपने जनाब बहुत से केसेस में ऐसा देखा गया है कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़े इदारे ने बहुत बड़ा प्लांट लगाया, लेकिन प्लांट 15 साल पुराने वाला लगा लिया गलती से। इतनी रिसर्च नहीं की कि लेटेस्ट कौन सा है। सर जी कंपनीज डू नॉट कीप अप विद द न्यू टेक्नोलॉजी, ये पीछे रह जाती है। कंपेटिटर जब नया प्लांट लगाता है तब पता चलता है कि यार हमसे गलती हो गई। सर कंपेटिटर्स इनोवेशन लेके आते हैं, कंपटीशन करते हैं, जिसके वजह से एग्जिस्टिंग बिजनेस थ्रेटन हो जाते हैं। सर ये रिस्क था कौन सा? आईसीटी रिस्क में सबसे पहले साइबर सिक्योरिटी, डाटा ब्रीचेस का रिस्क, रैंसमवेयर, फिशिंग एंड सोशल इंजीनियरिंग, इनसाइडर थ्रेट। दूसरे नंबर पे क्या आया? ऑपरेशन रिस्क, सिस्टम फेलियर, सप्लाई चेन डिसरप्शन, प्रोसेस इनएफिशिएंसी। तीसरे नंबर पे कंप्लायंस का रिस्क, रेगुलेटरी वायलेशन, लीगल पेनल्टी, टैक्स इवेजन जैसे। चौथे नंबर पे फाइनेंस का रिस्क, फ्रॉड, मार्केट वॉलेटिलिटी और इकोनॉमिक डाउनटाउन। पांचवें नंबर पे स्ट्रेटजिक का रिस्क, पुअर डिसीजन मेकिंग, टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेंस और कंप्लायंस थ्रेट। 1 2 3 4 5 ये सारे अभी मैं आपको रिस्क ही बढ़ाता जा रहा हूं। टारगेट ये कि आप कोई सिनेरियो देखें तो कोई ना कोई लगना चाहिए उस पे। 5 एक है, 4 एक है, 6 एक है, और ओवरलैपिंग बहुत ज्यादा है। यानी साइबर सिक्योरिटी में कोई एक रिस्क भी नया नहीं था। ऑपरेशनल रिस्क में ऑपरेशन डिसरप्ट हो जाए, ये ऑपरेशनल है किसी भी वजह से, ये ऑपरेशनल रिस्क है। कंप्लायंस रिस्क में लॉज एंड रेगुलेशन की नॉन कंप्लायंस, ये वाली बात उधर 6 में भी पड़ी है,
वही वाला रिपीट हो रहा है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि यार मैक्सिमम यही सब कुछ है। और उसने ये नहीं पूछना कि आप 10 रिस्क लिख लें, उसने सिनेरियो देने, आपको पता होना चाहिए यार इसमें से कौन सा रिस्क अप्लाई होना है। सर जी अगला स्टेप आ गया, खत्म हो गए हमारे रिस्क, मैक्सिमम इतने ही थे, 6 एक बताए हैं, 4 एक बताए हैं, 5 एक बता दी। अब आगे आ जाओ, रिस्क को आइडेंटिफाई करने में हमने कहा था रिस्क को आइडेंटिफाई करना होता है रिस्क मैनेजमेंट में। आईसीटी क्या रोल प्ले करता है? सर आईसीटी बुनियादी तौर पे टेक्नोलॉजी क्या करेगी? डेटा को एनालाइज करेगी, डेटा को मॉनिटर करेगी, पैटर्न्स आइडेंटिफाई करेगी, अनयूजुअल बिहेवियर को देखे और उस बेस पर आइडेंटिफाई करेगी ये रिस्क है। सर जी अनयूजुअल बिहेवियर और अनयूजुअल पैटर्न्स की वजह से आइडेंटिफाई होता है। मैंने आपको बताया एक बंदा 9 से 5 जॉब करता है, वो रात को 2 बजे लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल रहा है, तो ये एक अलर्ट है तो भाई क्या हो रहा है। आपको बताऊं जो वायरस होते हैं उनका एक पैटर्न होता है, वो पैटर्न को आइडेंटिफाई किया जाता है। फिर एक चीज होती है यूजर और यूजर के बिहेवियर को एनालाइज करना। सर बिल्कुल मैं आपको समझाने के लिए बताता हूँ कि बाहर, मैंने कल भी आपको बताया था कि फायरवॉल को समझाते हुए कि यार बाहर एक गार्ड खड़ा किया हुआ है जो हर आते जाते बंदे को देखता है। अच्छा ये वाला गार्ड ना जब पढ़ा लिखा होता है ना, तो ये वाला गार्ड ना जरूरी नहीं है कि किसी बंदे ने छुपाया हो चेहरा। एक बंदा उसकी बड़ी बड़ी मूछें हैं और उसके पास बहुत बड़ा बैग है, ये उस बंदे को अंदर नहीं आने देता। ये इंटेलिजेंट है, ये देखता है यार ये कुछ अनयूजुअल है, इस बैग में तो गन भी हो सकती है। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ये रोकता है, एक खास तरह का चलने का स्टाइल है जिससे वो असेस कर पाता है यार ये कुछ अनयूजुअल है। आप लोग रूटीन के बच्चे हो, रूटीन के चेहरे हैं, उन्हें पता होता है ये स्टूडेंट है। जो इससे हटके हो फौरन पता चल जाएगा ये स्टूडेंट नहीं। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? इसी तरह ही सिस्टम में, नेटवर्क में डाटा आ रहा होता है, अनयूजुअल डाटा को आइडेंटिफाई करना जिसको कहते हैं इंट्रूडर डिटेक्ट करना, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम आईडीपी। ठीक हो गया? इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम, ऐसा अजनबी अंदर ही नहीं आने देना आपने। और सर मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? तो यहां पर जो मेन पॉइंट है डाटा को एनालाइज करना, डाटा को मॉनिटर करना एआई और मशीन लर्निंग के जरिए, यानी पैटर्न्स को और बिहेवियर को देखना कि यार ये बंदा क्या सिस्टम में आना भी चाहिए या नहीं आना चाहिए। रियल टाइम मॉनिटरिंग करना, रियल टाइम मॉनिटरिंग का मतलब है उसी वक्त ही मॉनिटर करना, नेटवर्क को, प्रोसेसेस को डिटेक्ट करना। कोई रिस्क तो नहीं है, रियल टाइम मॉनिटरिंग से आप डिटेक्ट कर पाते हैं रिस्क को सेम टाइम पे। आईडीएस इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, सीम सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजर, ये डाटा को कलेक्ट करते हैं और अनयूजुअल को फ्लैग कर देते हैं। अच्छा ऐसा नहीं कि उसने उसको दिखे दे के भाई निकाल देना और उसको कहना है भाईजान आप वेट करें मैं आपको भी बताता हूँ। अंदर फोन का कहेगा कि सर एक बंदा आया है, वो कह रहा है हमने मैंने इमरान साहब से मिलना है, एक बार उनसे पूछ लें कि ये हुलिया मुझे अजीब सा लग रहा है, ये इससे मिलना भी है। तो फ्लैग कर दिया उसको। ऐसा नहीं कि वो वाकई कोई हमारा जानने वाला गांव से आया हो तो मुसीबत बन जाए। सर समझ आया? उसको फ्लैग कर दी कि यार ये अनयूजुअल है, ये रूटीन नहीं है। रियल डाटा एनालिटिक्स, रियल टाइम मॉनिटरिंग, प्रिडिक्टिव मॉडलिंग। प्रिडिक्टिव मॉडलिंग का मतलब है पोटेंशियल फ्यूचर रिस्क को प्रिडिक्ट करना। सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है सर जी आज के दौर में। आज के दौर में तो जो पास्ट में होता रहा है उस बेस पर फ्यूचर में कैसा हो सकता है उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं आप। बेस्ड ऑन हिस्टोरिक डाटा प्रिडिक्ट कर देना। टूल्स होते हैं, आपने एक बंदे का ट्रैक रिकॉर्ड देखा, बैंक का ट्रैक रिकॉर्ड देखा, पता चला यार 3% लोग पैसे नहीं देते। फ्यूचर में जब आप क्रेडिट कार्ड इशू कर रहे हैं तो आपका सिस्टम आपको कहता है 3% लोग पैसे नहीं देंगे। सर टूल्स, डाटा माइनिंग टूल्स है, स्टैट्स है, मशीन लर्निंग है, स्टैटिस्टिक्स है, इसको एनालाइज किया जाता है पास्ट इवेंट्स को असेस करने के लिए और फ्यूचर को फोरकास्ट करने के लिए। सर उसके बाद हमारा आ गया था ऑटोमेटेड रिस्क स्कैनर्स।
ICT uses automated scanners to detect weakness in IT system and infrastructure before they are exploited. ICT यूज करता है ऑटोमेटेड स्कैनर्स, किसके लिए? वीकनेसेस को डिटेक्ट करने के लिए आईटी सिस्टम में और इंफ्रास्ट्रक्चर में बिफोर दे आर एक्सप्लॉइट। इससे पहले कि वो काम खराब करें, पहले ही क्या कर लिया जाता है? उन्हें स्कैन कर लिया जाता है। सर जी वो ऐसे ही है बिल्कुल, जैसे आपने अक्सर देखा होगा मसाजिद के बाहर एक स्कैनर लगा होता है, वो बंदा उसके अंदर से गुजर रहा होता है, अगर उसके पास कोई असला वगैरह हो तो वो उसी वक्त ही डिटेक्ट हो जाता है, इससे पहले कि वो अंदर जाके बम पड़े। तो मेरा पॉइंट समझ आ रहा है सर? इसी तरह ही आईसीटी यूज करते हैं ऑटोमेटेड स्कैनर टू डिटेक्ट वीकनेस इन आईटी सिस्टम। अपने सिस्टम में एक तो जो डाटा आ रहा है उसको आइडेंटिफाई करना और फिर अपने सिस्टम में स्कैन करना कि कोई कमी, कोई वल्नरेबिलिटी तो नहीं है। एक टूल होता है वल्नरेबिलिटी स्कैनर, अपने सिस्टम में कमजोरी को आइडेंटिफाई करना। और पेनिट्रेशन टेस्टिंग सॉफ्टवेयर, ये पेनिट्रेशन टेस्टिंग सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो टेस्ट करता है कि इदारे ये इस सॉफ्टवेयर में या इस सिस्टम में कौन कौन सी जगह है, कौन कौन सी इसको कहते हैं कि मार्जिन है, कमजोरियां है, जहां से को बंदा सिस्टम में पेनिट्रेट कर पाएगा। इस अगर मैं फिजिकली बताऊं तो भाई आगे से पीछे से कहां कहां सी जगह है जहां से बंदा दीवार फलांग के या खिड़की के अंदर से किसी तरीके से इदारे के अंदर आ सकता है। तो उसी तरह ही पेनिट्रेशन टेस्टिंग सॉफ्टवेयर के अंदर आपके सिस्टम के अंदर जहां पर पेनिट्रेशन है वो उसको बेसिकली इसमें ना एक कॉन्सेप्ट होता है सिमुलेट का। बाज़-औक़ात आपने अगर चेक करना होता है ना इदारे में सिक्योरिटी ठीक है तो आसान सा तरीका है। मैं चेक करना चाहता हूँ ना कि अगर इदारे में सिक्योरिटी ठीक है तो मैं ना आपको ये एलसीडी उतार के कहता हूँ यार मुझे ना ये टोटल के पंप पे पहुंचाओ, मैं वहां पे बैठा हूँ, और हम आर्टिफिशियली एक चोरी प्लान करते हैं अपने सिस्टम को देखने के लिए कि यार ये इतने जोगे हैं कि ये चोरी को पकड़ सके। तो पॉइंट समझ आ रहा है? इसको कहते हैं सिमुलेट अटैक। स्कैनर सिमुलेट अटैक टू अनकवर फ्लॉज, और इसके जरिए पता नकल की जाती है चोरों की, यानी चोर ने जो आगे करना है आप करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं कि आपका सिस्टम इस काबिल है कि इसको देख सके। सर जी 4 बातें मैंने आपको कही हैं रिस्क आइडेंटिफिकेशन में। पहला, डाटा एनालिटिक्स एंड मॉनिटरिंग। ये क्या यूज करता है? एआई और मशीन लर्निंग पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करते हैं, इनके जरिए अनयूजुअल आइटम को आइडेंटिफाई करते हैं। दूसरे नंबर पे आ गया रियल टाइम मॉनिटरिंग, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम और सीन। तीसरे नंबर पे आ गया प्रेडिक्टिव मॉडलिंग, फोरकास्ट फ्यूचर रिस्क और पास्ट डाटा या हिस्टोरिक डाटा। चौथे नंबर पे आ गया ऑटोमेटेड रिस्क स्कैनर, वल्नरेबिलिटी स्कैनर और पेनिट्रेशन टेस्टिंग सॉफ्टवेयर टू आइडेंटिफाई सिक्योरिटी गैप, मिसकॉन्फ़िगरेशन या अनपैच्ड सॉफ्टवेयर। ओ भाई मुश्किल तो नहीं लग रहा? ये वाली चीजें हैं। मैंने क्रक्स इसलिए बताया था कि यार ये 4 पढ़ें, ये ज़हन में रहें। रिस्क को रिपोर्ट करना है, अब रिपोर्ट करने के लिए भी आईसीटी का रोल बड़ा क्रूशल है। सर जी मुख्तलिफ टूल, जिस तरह आपके पास फेसबुक पे नोटिफिकेशन आए होते हैं, आप फेसबुक खोलते हैं आपको नोटिफिकेशन आए होते हैं 26 मैसेज आपसे रिलेटेड है। इसी तरह एक टैब होता है डैशबोर्ड में रिस्क का। आज के दिन में बैंक वाले कहते हैं आज के दिन में कितने लोगों ने गलत पासवर्ड डाले और उनका कार्ड एटीएम मशीन में ही रह गया। कितने लोगों ने पासवर्ड डाले और उनकी ऑनलाइन बैंकिंग को रोक दिया गया है। कितने लोगों ने गलत पासवर्ड डाले और उनका कार्ड ब्लॉक कर लिया गया है। ये रिस्क है। टोटल रिस्क का एक डैशबोर्ड बनना होता है, बाकायदा इसके बारे में पूरा इजी टू अंडरस्टैंड फॉर्मेट होता है और आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं। रियल टाइम डैशबोर्ड डाटा को कलेक्ट करता है फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स सिस्टम एंड शो हाउ रिस्क इंफॉर्मेशन ऑन द स्क्रीन यूजिंग चैट, ग्राफ्स एंड हीट मैप। सर जी उसके बाद आ गया ऑटोमेटेड रिपोर्टिंग सिस्टम। ऑटोमेटिकली रिपोर्ट हर रोज की या हर वीक की प्रिपेयर होती है और रेलिवेंट रेगुलेटर्स को, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को जाती है।
या मैनेजर्स को जाती है, इससे उनका टाइम भी बच जाता है और एफर्ट भी कम लगती है। सर जी, सेंट्रलाइज्ड रिस्क रिपोजिटरी, हर तरह का रिस्क एक सेंट्रल स्पेस में आ जाता है। रिपोजिटरी कहते हैं उस बड़े बर्तन को जिसमें हर तरह की चीज आ जाती है। सर, सेंट्रलाइज्ड रिस्क रिपोजिटरी स्टोर ऑल रिस्क इन वन प्लेस, जिससे पता चल जाता है किस किस तरह के रिस्क हैं। क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म अलाउ टीम्स टू रिकॉर्ड रिस्क। अच्छा, हर टीम के हर बंदे को कहा जाता है कि आप रिस्क आइडेंटिफाई करें। एचआर डिपार्टमेंट को भी कह रहे हैं, मार्केटिंग को भी कह रहे हैं, प्रोक्योरमेंट को भी कह रहे हैं, स्टोर को भी कह रहे हैं। तो सर वो रिस्क जो है वो बेसिकली उसको रिपोर्ट करते हैं और उसकी एक रिस्क को रिपोर्ट किया जाता है और उसकी एक रिपोजिटरी होती है जहां पर सारे रिस्क इकट्ठे होते हैं, ताकि जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं आईसीटी डिपार्टमेंट वाले वो इसको देखें और इसको अगर रिस्क को रिस्पॉन्ड करना है, कवर करना है, कंट्रोल लगाना है तो वो लगाएं। और चौथी बात है रेगुलेटरी कंप्लायंस टूल्स। रेगुलेटरी कंप्लायंस टूल्स, लॉज एंड रेगुलेशन की कंप्लायंस भी तो जरूरी है ना। इसके लिए आईसीटी लॉज एंड रेगुलेशन की कंप्लायंस को इंश्योर करते हैं। टूल्स ऐसे होते हैं जो कि लॉज एंड रेगुलेशन की कंप्लायंस को इंश्योर करता है। डैशबोर्ड और विजुअलाइजेशन टूल की बात की, ऑटोमेटेड रिपोर्टिंग सिस्टम की बात की, रिपोर्ट ऑटोमेटिकली शेयर हो जाती है इन सबको। फिर कैटेगराइज रिस्क रिपोजिटरीज की बात की और चौथे नंबर पे आ गया रेगुलेटरी टूल्स की बात की, जैसे बैंक की कंप्लायंस वगैरह। और आईसीटी रोल इन रिस्क मैनेजमेंट, अगर रिस्क मैनेजमेंट के आईसीटी रोल की बात करूं तो मैं आपको डायरेक्टली ले जाता हूं। सर, इसने इसमें 4 बातें कही हैं। आईसीटी रोल इन रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मिटिगेशन टूल, रिस्क को मिटिगेट कैसे करना है इसके हवाले से भी टूल्स होते हैं। कल इंशाल्लाह हमने, यार ये वाली बात कल ही करनी है, ये रिस्क मिटिगेशन की बात है, ये कंट्रोल से रिलेटेड बात है, ये कल करेंगे। और आज की आखिरी बात सुन लीजिए, बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर इंटीग्रेटिंग आईसीटी इनटू रिस्क मैनेजमेंट। लो जनाब, ये भी कल ही करेंगे, रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड बात है। अगर आप मुझसे पूछें तो मैंने आज के दिन में हर तरह का रिस्क आपको पढ़ाया है और मैं ये बात आपको बड़े वसूख से कह रहा हूं कि ये पिछले 2 घंटे में जो मैंने आपको पढ़ाया है, रिस्क इसके अलावा कोई नहीं है, कोई नहीं आना। आप एक बार इसको ध्यान से देखें, पेपर में जो रिस्क आएगा वो यही होगा या इससे कनेक्टेड होगा, सीधा सीधा होगा या उसने सिनेरियो देकर पूछा होगा, बूझना यही होगा। मैंने आपको अगर मोटी मोटी बात करूं तो वो 6 रिस्क पहले पढ़ाए थे, जिसमें कौन कौन से रिस्क थे सर जी? सबसे पहला फिजिकल, डिजिटल, ह्यूमन, एनवायरमेंटल, थर्ड पार्टी और कंप्लायंस। फिर उसके बाद वो सारे मैंने एक तरफ आपको कर दिया कि यार ये 6 तो पक्के जेब में डाल लो। फिर उसके बाद मैं चैप्टर 15 पे आया। चैप्टर 15 में कितने रिस्क बताए? 4। कौन कौन से? मैलिशियस सॉफ्टवेयर, मेलवेयर, साइबर सिक्योरिटी तीसरे नंबर पे, साइबर क्राइम था जी। उसके अलावा क्या था सर जी? सोफिस्टिकेटेड अटैक्स है तीसरे पे, जिसपे डेटा डिल्डिंग और वो था, वो 4 टाइप थी उसकी। और चौथे नंबर पे इनसाइडर एंड एक्सटर्नल, ये बताए थे मैंने। फिर इसके बाद मैं चैप्टर नंबर 17 पे आया था और वो नए नहीं थे, उसमें सिर्फ आईसीटी की बात की थी कि आईसीटी के जरिए बेचे। कौन कौन से थे सर? साइबर सिक्योरिटी सबसे पहले था, दूसरे नंबर पे ऑपरेशनल रिस्क, तीसरे नंबर पे कंप्लायंस रिस्क, चौथे नंबर पे फाइनेंशियल रिस्क, 5वें नंबर पे स्ट्रेटजी। यार ये मेजर अगर आप इसको अपने दिमाग में रखें ना, इससे बाहर कुछ नहीं। मैंने इंटेंशनल एफर्ट करके आपको दरमियान से बताया, लेकिन मैंने जो निचोड़ निकाला है इसकी कदर आपको तब पड़ेगी जब आप सवाल करेंगे। तो
वरना मैं आपको 2 चैप्टर पूरे करा देता, इससे पहले भी हो जाते और आप भी कहते वाह भाई वाह। मुझे पता है सवाल वैसा आना ही नहीं है। सवाल में ये 15 चीजों को पकड़े, इसको मांझा लगाएं, इसको ध्यान से करें कि यार इसमें से कोई चीज आई तो भाई इसकी डेफिनेशन याद करें, इसको याद करें। अब आपने करना क्या है, सवाल जब आना ना कि रिस्क आइडेंटिफाई करो, तो आपके पास कुछ होना तो चाहिए। मिस्टर ए है, वो कंपनी का एम्प्लॉय है, दूसरी कंपेटिटर के एक बंदे ने मिस्टर ए को कहा कि मुझे अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड दे दो, मैं तुम्हें 5 लाख दूंगा, और उस बंदे ने लॉगिन आईडी और पासवर्ड शेयर कर दिया। जब वेरीफाई किया तो पता चला कि उसके अकाउंट में 5 लाख भी आया है जी। अब आपने कहा कि भाईजान ये एम्प्लॉय था, ये इनसाइडर रिस्क है। अब आपने इसको जस्टिफाई करना होगा, नहीं आपने लिखनी होगी ये वाली लाइन कि उसने इंटेंशनली सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शेयर की है, इस वजह से ये इनसाइडर रिस्क है। यार ये इतनी अंग्रेजी तो याद कर लो, बाकी कॉन्सेप्ट है। इतनी अंग्रेजी आपकी आनी चाहिए कि आप वो 2 जुमले लिख लो जिससे साबित करो कि रिस्क कौन सा है। चूंकि उसने आपको कहना है रिस्क को आइडेंटिफाई करें और जस्टिफाई करें, तो आपको ये करना पड़ना। सर समझ आ रहा है? तो भाई मैंने सारी मेहनत इसलिए की है कि आपको मैं आज 12 नंबर का सवाल आना है ना, तो 6 नंबर उसमें से इसके होने हैं। ये अगर आप कर गए तो मैं समझूंगा मेरी आज के दिन की मेहनत जो है ना वो वसूल हो गई है। आप इसको एक बार तैयार करें, एक तरफ से अच्छे से सारी चीजों को याद कर लें, कम से कम इन 5 की हर चीज आपके पास होनी चाहिए। पेपर में जब आए ना तो आपके दिमाग में पूरा जुमला वो छाप दो। वहां पर जो बच्चे सोचते हैं कि इंशाल्लाह मैं खुद लिख लूंगा, मैं बहुत समझदार हूं, सर याद रखिएगा वहां पर सिनेरियो होता है, सिनेरियो को अप्लाई करते हो, कुछ चीजें तो वहीं पर ही आपको ऑन द स्पॉट देखनी पड़ती है, लेकिन कुछ रेडीमेड भी तो हो ना। आपके पास वो डेफिनेशन है आपके दिन में, अच्छा ये 3 लाइनें टक 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 पहले वो लिखी, उसके बाद लिखा, चूंकि असलम ने अकरम को ये कहा था इसलिए ये कर देंगे, वो उस वक्त वैरायटी लगानी है, लेकिन असल तो ये जेब में हो और आपको असल डेफिनेशन भी पक्की नहीं आती है। बस यही पता कि अगर एक बंदा दूसरे का खा ले तो फिर ऐसे होता है, और फिर उस वक्त अंग्रेजियां ही बनाते रहोगे। जो चीज पक्की रेडीमेड है उसको रेडीमेड को याद करके जाओ, और कुछ हिस्सा मौके पर फिर इम्प्रोवाइज कर लेना। वो उतना मार्जिन होगा जितना आपको मान है ना कि मैं हैंडल कर लूंगा, उतना वहां पे मार्जिन होगा, लेकिन ये सारी चीजें याद करनी। डन सा जी, कल अब इसके कंट्रोल्स पढ़ेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।